गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते। गुरुकुल ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका प्यार भरा स्वागत है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे हाउ टू बिल्ड अ करियर इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, अनलॉकिंग द प्रोफाउंड एंशिएंट इंडियन सीक्रेट्स। मेरा नाम मनीष भायाणी है और मैं गुरुकुल ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक को-फाउंडर हूं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मैंने मास्टर्स किया हुआ है और बस कुछ ही समय में अब मैं पीएचडी भी करने वाला हूं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। आज का हमारा ये ट्यूटोरियल शुरू करें इससे पहले कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपने हमारे इस एड को देख करके वहां क्लिक करके इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखने का जो निर्णय लिया है उसके लिए आपको धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। इससे एक बात तो साबित होती है कि आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं और सीखना भी चाहते हैं और इसीलिए आज इस वीडियो को आप देख रहे हैं। आज यहां मैं आपके साथ जो कुछ भी शेयर करने वाला हूं ये मेरे निजी अनुभव के आधार पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। किस तरह मेरी जर्नी शुरू हुई वैदिक एस्ट्रोलॉजी को सीखने की आज से 6 साल पहले, क्या क्या मेरे एक्सपीरियंसेस रहे और उसके आधार पर यदि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से इस विद्या की पढ़ाई करनी चाहिए, ये सारी बातें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। और इसीलिए मेरा आपसे ये अनुरोध है, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी आपके पास 45 मिनट से लेकर 1 घंटे का समय हो तब इस वीडियो को आराम से बैठकर देखिएगा। बिल्कुल भी हरी मत कीजिएगा, जल्दी जल्दी मैं देख लूं ये मत कीजिएगा, क्योंकि यदि ऐसा किया तो पूरी तरह से आप समझ नहीं पाएंगे कि इस विद्या में कितनी डेप्थ है और क्या क्या करने से हम एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। तो जब आपके पास उतना वक्त हो तो आराम से बैठकर इस वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा किसी भी पार्ट को, इस वीडियो के किसी भी पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि हर एक बात बहुत ही आवश्यक है एक अच्छे ज्योतिषी बनने के लिए। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, अंत में इस वीडियो के मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो किस तरह से आप हमारा संपर्क कर सकते हैं, किस तरह आप हमसे बात कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो उसका जवाब पाने के लिए आप हमारे साथ लाइव किस तरह जुड़ सकते हैं, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा और बहुत ध्यान से आप देखिएगा। और इसके साथ साथ हम ये भी आपसे कहेंगे कि पेन और पेपर आपके साथ रखकर बैठिए, ताकि कोई भी प्रश्न हो तो उसे आप लिख लीजिए और फिर वही प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं और हम आपको उस प्रश्न का जवाब देने का प्रयत्न करेंगे जब हम लाइव मिलेंगे। तो फिर से एक बार आपका इस वीडियो ट्यूटोरियल में हार्दिक स्वागत है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि जब भी हम कोई एक अच्छा काम करने जा रहे होते हैं तो हम पहले ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं और फिर उस अच्छे काम की हम शुरुआत करते हैं। यहाँ भी हम हमारे महर्षियों की सिखाई हुई इस विद्या के बारे में बात करने वाले हैं, तो हम भी इसकी शुरुआत ईश्वर को याद करके और ईश्वर का आशीर्वाद लेकर ही करेंगे। हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि सबसे पहले हम गणेश जी की आराधना करते हैं, गणेश जी को याद करते हैं। तो यहां भी हम शुरुआत करेंगे गणेश जी को याद करके। मेरे साथ साथ आप भी इस मंत्र का चांट कीजिएगा जो कि ऋग्वेद से है। तो चलिए गणेश जी की आराधना करते हैं। ओम गणानां त्वां गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् महागणपतये नमः। इस विद्या को सीखने के लिए हमारे गुरु का आशीर्वाद भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है।
तो गुरु मंत्र का जाप करेंगे, मेरे साथ साथ आप भी जाप कीजिए। चर्षणी नाम विश्वरूप मदाभ्यम बृहस्पतिम वरेण्यम। और अब हम 3 बार हरे रामकृष्ण मंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस बात पर चर्चा करने की कि एक अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन सी वो बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और वो प्रश्न ये है कि हम ये मानते हैं कि आज आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को देख रहे हैं, उसका कारण यही है कि आप एक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं। क्या हमारा ये मानना सही है? हाँ, हम यही मान रहे हैं कि आप हाँ कह रहे हैं और इसीलिए आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को देख रहे हैं। तो एक और प्रश्न, और वो प्रश्न ऐसा है कि क्या आप एक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं या आप एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? सिर्फ एक ज्योतिषी या एक सक्सेसफुल ज्योतिषी आप बनना चाहते हैं? बिल्कुल, हमारा फिर से यही मानना है कि आप वही कह रहे हैं कि आप एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल ज्योतिषी बनना चाह रहे हैं। तो इस दोनों बातों में, एक एस्ट्रोलॉजर और एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर में क्या फर्क है, ये हमारा अगला प्रश्न है आपके लिए कि इन दोनों में फर्क क्या है। पहले हमने आपसे पूछा कि क्या आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, आपने कहा हाँ। फिर हमने कहा क्या आप एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, तब भी आपने कहा हाँ। तो इन दोनों में फर्क क्या है? मैं जानता हूं आपके मन में कई सारी बातें चल रही है कि किस तरह का इन दोनों में फर्क है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर और एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर में क्या फर्क होता है। सबसे पहली बात तो यही है कि एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर वो होता है जिसकी अपनी एक सक्सेसफुल प्रैक्टिस चल रही हो। और यह सक्सेसफुल प्रैक्टिस चल रही हो यानी इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि वो आए और आपसे कंसल्ट करें, वो आए और अपने जीवन के बारे में आपसे पूछे। ज्यादा से ज्यादा लोग यही कहें कि मुझे और किसी के पास नहीं जाना, बल्कि इन्हीं सज्जन के पास या इन्हीं महिला के पास मुझे जाना है। ये बात जब लोग कहते हैं तब हम ये कह सकते हैं कि हमारी प्रैक्टिस जो है ये एक सक्सेसफुल प्रैक्टिस है और वही हमें एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर बनाती है। देखिए, फाइनेंशियल गेन्स की जहां तक बात है, यदि हम एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर हैं, हमारी प्रैक्टिस सक्सेसफुली चल रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे पास आ रहे हैं कंसल्टिंग के लिए, तो फाइनेंशियल गेन्स तो होना ही होना है। लेकिन कई बार हमने ये देखा है कि जो प्रायोरिटी होती है वो फाइनेंशियल गेन्स बन जाती है। क्योंकि मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूं, धन कमाना चाहता हूं, इसलिए मैं एक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता हूं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर बन के फिर तो मैं कई सारे पूजा पाठ करा सकता हूं, मैं जेमस्टोन्स बेच सकता हूं, मैं अपनी कंसल्टिंग की हाई फीस ले सकता हूं। ये बातें कई बार प्रायोरिटी बन जाती है और इसीलिए हमने बहुत बार इस बात को देखा है कि सिर्फ क्योंकि मुझे धन मिले इसलिए जहां जरूरत नहीं हो वहां भी मैं बहुत सारी ऐसी बातें रेकमेंड कर देता हूं, जहां 50,000 रुपए का कोई जेमस्टोन खरीद लीजिए, लाख रुपए का जेमस्टोन खरीद लीजिए, 30-40 हजार की पूजा करा लीजिए, ये सारी बातें आ जाती है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि सही इंटेंशन के साथ प्रैक्टिस की जाए तो फाइनेंशियल गेन्स तो अपने आप साथ में आ ही जाते हैं। कई बार हमने ये देखा है कि सिर्फ लक्ष्मी जी को ही याद किया जाता है। मान लीजिए आपके घर पर मेहमान आते हैं और आपकी धर्मपत्नी या यदि आप एक महिला हैं तो सिर्फ आप ही को आमंत्रण देते हैं अपने घर आने का भोजन पर, तो क्या होगा? क्या आप उस आमंत्रण को स्वीकार करेंगे यदि आपके पति को ना बुलाया जाए? या यदि आप एक हस्बैंड हैं और सिर्फ आपकी धर्मपत्नी को यह आमंत्रण दिया जाए और आपको ना बुलाया जाए, तो क्या आपको लगता है आपकी धर्मपत्नी वहां जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी ना।
बस ठीक उसी तरह से सिर्फ लक्ष्मी जी को पुकारने से लक्ष्मी जी नहीं आएगी, लेकिन यदि विष्णुदेव को आह्वान किया जाए, विष्णुदेव को बुलाया जाए, तो लक्ष्मी तो अपने आप उनके साथ चली ही आती है। बस यही एक बात है जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी होती है कि फाइनेंशियल गेन्स अपने आप होते रहेंगे यदि हमने सही इंटेंशन के साथ काम किया, जो कि हमें विष्णुदेव सिखाते हैं। तो ये जो स्टेट है कि जहां हमारी प्रैक्टिस बिल्कुल फ्लरिश करे, जहां ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे पास आए, ये जो एक स्टेट है सक्सेसफुल प्रैक्टिस का, ये कैसे अचीव किया जाए, क्या करने से इस तरह से लोग हमारे पास आएंगे, चलिए इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यदि हम इस तरह की बात चाहते हैं तो हमें हमारे लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बनाना होगा। अब ये पर्सनल ब्रांड होता क्या है? कहने के लिए तो हम कह देते हैं कि एक पर्सनल ब्रांड होना चाहिए जो कि बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन ये बनता कैसे है स्ट्रांग पर्सनल ब्रांड? तो चलिए देखते हैं, कुछ एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले, मैं नहीं जानता कि आप इनको जानते हैं या नहीं, लेकिन ये इनका नाम है डॉक्टर देवी शेट्टी। डॉक्टर देवी शेट्टी नारायण हृदयालय के चेयरमैन हैं। डॉक्टर देवी शेट्टी एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं और ये जाने जाते हैं अपने नॉलेज के लिए, अपने ज्ञान के लिए। बहुत से लोग हैं जो यही कहते हैं कि नहीं, यदि हमें इलाज कराना है तो हम डॉक्टर देवी शेट्टी के पास ही जाएंगे, क्योंकि उनका जो डायग्नोसिस होता है ये बहुत ही सटीक होता है और जहां जितनी जरूरत हो उतना ही डॉक्टर देवी शेट्टी रेकमेंड करते हैं। डॉक्टर होने के बावजूद ये नहीं कहते कि आप 50 चीजें और करो, जितनी जरूरत है, जितनी आवश्यकता है, उतना ही टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर देवी शेट्टी कहते हैं और डायग्नोस्टिक बिल्कुल सटीक इनका होता है और इसीलिए इनकी फीस भी अच्छी खासी होती है। लेकिन एक और बात यहां देखने लायक है, वो ये है कि डॉक्टर देवी शेट्टी अपनी फिलैंथ्रोपी के लिए भी जाने जाते हैं। इनके पास ऐसे भी कई सारे पेशेंट्स आते हैं जिनके पास शायद उनको देने के लिए उतनी सारी फीस ना हो, और यदि ऐसा होता है तो डॉक्टर देवी शेट्टी सिर्फ पैसों की वजह से उन्हें मना नहीं करते, फिर भी उनका इलाज करते हैं और कई बार तो बिना कोई फीस चार्ज किए भी डॉक्टर देवी शेट्टी उनका इलाज करते हैं। ये एक पर्सनल ब्रांड है। तो ये एक मेडिकल प्रोफेशन से हमने एक एग्जाम्पल देखा। आइए एक अलग फील्ड से देखते हैं। इनको तो आप सब जानते ही होंगे, श्री अमिताभ बच्चन जी। बहुत बड़ा इनका अपना एक ब्रांड है। ये जाने जाते हैं अपने आर्ट के लिए। आज कई वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। ये जाने जाते हैं अपने डिसिप्लिन के लिए। आज भी यदि उन्हें शूट के लिए कहीं लोकेशन पर जाना है तो ये बिल्कुल वक्त के बड़े पाबंद हैं। ये अपने काम पर बहुत ध्यान देते हैं और डिसिप्लिन के साथ अपना काम करते हैं, डेडिकेशन के साथ अपना काम करते हैं और आज भी उतने ही रेलेवेंट है जितने आज से 40 साल 50 साल पहले थे। आज भी यदि सोशल मीडिया पर इनके पोस्ट देखे जाए तो बिल्कुल आज के वक्त के हिसाब से ये अपना मैसेज जनता को देते हैं। बहुत बड़ा पर्सनल ब्रांड श्री अमिताभ बच्चन जी का। हमारे ही क्षेत्र से बेजान दारूवाला, इनको भी आप जानते होंगे, गणेश स्पीक्स के नाम से ये लिखते थे और अपने ज्ञान के लिए, अपनी सटीकता के लिए हमारे क्षेत्र में बेजान दारूवाला जी का नाम बड़े रेस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड। और आखिर में स्पोर्ट्स फील्ड से यदि हम देखें तो विराट कोहली, हाईएस्ट इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं इनके। ये जाने जाते हैं अपनी वर्सैटिलिटी के लिए। चाहे ये टेस्ट मैच खेल रहे हों, चाहे ये वनडे खेल रहे हों, चाहे ये T20 खेल रहे हों, हर फॉर्मेट में उतने ही अच्छे तरीके से ये परफॉर्म करते हैं। ये जाने जाते हैं अपनी फिटनेस के लिए और अपने रेलेवेंस के लिए। एक बहुत बड़ा फिर से स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड। तो ये अलग अलग क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि अलग अलग लोगों ने अपने लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपना ब्रांड बनाया हुआ है। तो किस तरह से ये स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बनता है? व्हाट कैन हेल्प यू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड? इन्होंने तो बना लिया, कैसे बना लिया? हम यदि बनाना चाहते हैं तो किस तरह से बनाएं ताकि हमारी भी सक्सेसफुल प्रैक्टिस हो और हम भी सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर बन पाए? तो कौन कौन सी वो बातें हैं जिससे हम ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं? तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि देखिए, ये जो 4 बातें हैं ये हमें मदद करती है एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए। सबसे पहली बात, नॉलेज, ज्ञान।
यदि हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, ज्योतिष की बात कर रहे हैं, तो ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान हमारे पास होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आप सोचिए, डॉक्टर देवी शेट्टी, यदि उनके पास ज्ञान नहीं होता मेडिकल फील्ड का, तो क्या अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बना सकते थे? विराट कोहली, क्या उनके पास यदि क्रिकेट का पूरा ज्ञान नहीं होता तो क्या ये अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बना सकते थे? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए सबसे पहली आवश्यकता होती है ज्ञान, और पूर्ण ज्ञान। आधा अधूरा ज्ञान लेने से कोई भी अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड नहीं बना सकता। दूसरी बात, स्किल्स। देखिए, हर क्षेत्र में स्किल की आवश्यकता होती है। कई बार लोग हमसे पूछते हैं, अच्छा ज्योतिष में कौन कौन से स्किल की आवश्यकता होती है? वहां तो सिर्फ नॉलेज चाहिए होता है, किस तरह से कुंडली का अध्ययन किया जाए, बस वही चाहिए होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब कोई हमारे पास कंसल्टिंग के लिए आता है, हम उनसे बातें करते हैं, तो क्या कम्युनिकेशन स्किल हमारे पास नहीं होना चाहिए? जब हम किसी की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो क्या एनालिटिकल एबिलिटी हमारे पास नहीं होनी चाहिए? लोग हमारे पास आते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर के, तो क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हमारे पास नहीं होनी चाहिए? इस तरह के कई सारे अलग अलग स्किल्स हैं जो हमारे पास होना बहुत आवश्यक है यदि हम अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं। तीसरी बात, एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड किस तरह से हो? जब लोग हमारे पास से अपनी तकलीफें लेकर के आते हैं, तो हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए जब हम कंसल्टिंग करते हैं? कई बार लोगों ने हमारे साथ बहुत सारे किस्से शेयर किए हैं, उनके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, और इवन यहाँ तक कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो शायद पहले कहीं और थे, और वो यही आकर के हमसे कहते हैं कि जब हम हमारे टीचर से पूछ रहे थे, कुछ प्रश्न पूछे थे, शायद समझ में नहीं आया तो हमने 3-4 बार पूछा और टीचर ने कह दिया कि एक बार बताने से समझ में नहीं आती क्या बात, अब चुपचाप बैठो, अब कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। ये कैसा एटीट्यूड है? यदि हम किसी को कंसल्ट कर रहे हैं, लोगों ने हमसे ये भी कहा है कि वहां पर भी यदि 2-3 बार कुछ और बात पूछ ली जाए तो एस्ट्रोलॉजर भी चिल्ला देते थे या ये कह देते कि नहीं, इसके आगे अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा। वैसे ही लोग अपनी तकलीफें लेकर के आते हैं, और एज एन एस्ट्रोलॉजर यदि मेरा एटीट्यूड ठीक ना हो तो क्या हम जो काम कर रहे हैं हम उसको जस्टिस कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो एक एटीट्यूड का भी हमारे लिए होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और इसके साथ साथ हैबिट्स, हमारी आदतें। हम तो लोगों से कह देते हैं कि आप इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, इसका पाठ कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, ये सारी बातें हम कह देते हैं, लेकिन क्या हम वो सारी बातें करते हैं? हमारी अपनी आदतें कैसी है? तो हमारी भी आदतें अच्छी होनी चाहिए, ताकि देखिए, ज्योतिष में ये कहा गया है कि लॉजिक भी काम करता है और इंट्यूशन भी काम करता है, और यदि हमें इंट्यूटिव एबिलिटीज को डेवलप करना है तो हमारी भी आदतें अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर के ये दोनों हमारे पास होंगे, और यही हमें मदद करेगा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए। और यही हमारा बन जाता है कैश, KASH, नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड और हैबिट्स। और ये करने से फिर हम प्रोफेशनल बन जाएंगे, एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। तो प्रोफेशनल यानी क्या? तो जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि एक डॉक्टर भी है, एक लॉयर भी है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक आर्किटेक्ट है। जनरली जब हम प्रोफेशनल की बात करते हैं तो यही सारे जो प्रोफेशंस हैं ये हमारे सामने आ जाते हैं कि हाँ, ये प्रोफेशनल है। लेकिन एक प्रश्न ये उठता है कि क्या सिर्फ यही प्रोफेशनल है? क्या एक एस्ट्रोलॉजर प्रोफेशनल नहीं हो सकता? या क्या एक एस्ट्रोलॉजर को प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। यदि हम एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं, और यदि हम हमारी एक सक्सेसफुल प्रैक्टिस बनाना चाहते हैं, तो हमें भी एक प्रोफेशनल बनना ही पड़ेगा। तो किस तरह से प्रोफेशनल बना जाए? ये जो अभी हमने प्रोफेशंस देखे, डॉक्टर का, लॉयर का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, आर्किटेक्ट का, हाउ आर दे एबल टू चार्ज हैंडसम फीस? ये तो अपनी बहुत बड़ी फीस चार्ज करते हैं। किस तरह से ये इतनी ज्यादा फीस चार्ज करते हैं और फिर लोग खुशी खुशी उनको अपनी ये फीस देते भी हैं? ये पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न कि ये जब प्रोफेशनल बने तो किस तरह से प्रोफेशनल बने? एक डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? एक CA बनने के लिए क्या करना पड़ता है? चलिए थोड़ा सा हम इस पर अपनी नजर डालते हैं, थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहले कि किस तरह से ये इतनी हैंडसम फीस
चार्ज कर लेते हैं और लोग खुशी खुशी दे भी देते हैं। तो देखिए ऐसा है कि इनका जो डायग्नोसिस है ना, ये बहुत ही एक्यूरेट होता है। हमने देखा डॉक्टर देवी शेट्टी के केस में कि इनका डायग्नोसिस इतना जबरदस्त है और इसी की वजह से पेशेंट उनके पास जाना पसंद करते हैं। आप सोचिए खुद, यदि आप किसी एक डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डायग्नोसिस ही नहीं कर पाते, क्या आप दूसरी बार जाएंगे उनके पास? आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे जिनका डायग्नोसिस अच्छा है, एक्यूरेट होता है। तो यही बात है, सबसे पहली एक्यूरेट डायग्नोसिस होने की वजह से ये एक इतनी हैंडसम फीस चार्ज कर सकते हैं। और इस डायग्नोसिस की वजह से जो सही है अपने लिए ये क्रेडिबिलिटी बना लेते हैं। लोगों को ये पता चल जाता है कि इनके पास अपने डोमेन का जो नॉलेज है ये बड़ा जबरदस्त है, इनके पास बहुत डीप नॉलेज है, ज्ञान है इनके पास, इसीलिए तो ये डायग्नोसिस कर पाते हैं। तो अपने लिए क्रेडिबिलिटी बना लेते हैं। दूसरी बात, अपने लिए ये एक रिलायबिलिटी भी बना देते हैं, क्योंकि ये झूठ नहीं बोलते, क्योंकि ये कहना कुछ करना कुछ इस तरह की बातें इनमें नहीं होती। और ये अपने पेशेंट्स के साथ, अगर चार्टर्ड अकाउंट है तो अपने क्लाइंट के साथ, अगर लॉयर है तो अपने क्लाइंट के साथ एक इंटीमेसी बिल्ड करते हैं, एक रैपो बनाते हैं, एक रिश्ता अपने क्लाइंट्स के साथ ये बना देते हैं। और वो रिश्ता ऐसा होता है कि जहां वो उनकी मदद करना चाहते हैं, उनकी मदद करने के लिए जो कुछ भी सही काम है वही ये रेकमेंड करते हैं। तो एक रिश्ता अपने क्लाइंट के साथ उनका बन जाता है। और ये सारी बातें जो है ना, ये बिल्कुल लोएस्ट सेल्फ ओरिएंटेशन के साथ होती है। और लोएस्ट सेल्फ ओरिएंटेशन का क्या अर्थ है? उसका अर्थ यही है कि मैं सेल्फिश इंटरेस्ट के साथ नहीं काम कर रहा हूं, क्योंकि मैं ढेर सारे पैसे बना लूं, खूब धन मैं कमाऊं, इसलिए मैं उनसे 4-5 चीजें करवाऊं, ये बात नहीं होती। और जहां ये सेल्फ ओरिएंटेशन लो होता है ना, वहां पर लोग जाना पसंद करते हैं। तो जैसे लोग आना हमारे पास चाहते हैं, तो जैसे हमने कहा धन उनके साथ आ ही जाता है स्लोएस्ट सेल्फ ओरिएंटेशन के साथ काम करने के लिए, क्योंकि ये अपने पेशेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को, उनकी नीड को समझते हैं और एक पॉजिटिव सही इंटेंशन के साथ उन्हें ठीक करना चाहते हैं या उनकी मदद करना चाहते हैं। बस यही उनका एक इंटेंशन होता है। और एक एस्ट्रोलॉजर में भी ये बात होनी चाहिए, तब जाकर के सक्सेसफुल प्रैक्टिस हमारी बनेगी। तो ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न कि ये किस तरह से एक प्रोफेशनल बने। तो प्रोफेशनल बनने के लिए इन्होंने क्या क्या किया, व्हाट डू दे डू टू बिकम प्रोफेशनल्स। तो चलिए एक नजर उस पर भी डाल देते हैं। अब देखिए, हमने जो प्रोफेशंस देखे उसमें चलिए डॉक्टर का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। आप किसी से भी जाकर के पूछ लीजिएगा, किसी भी डॉक्टर से जाकर पूछिएगा कि किस तरह से वो एक डॉक्टर बने, तो सबसे पहली बात तो उन्होंने अपने वक्त का इन्वेस्टमेंट किया। देखिए, डॉक्टर बनने के लिए ऐसा तो नहीं है ना कि जब मन किया तब पढ़ाई कर ली, हफ्ते में एक आध बार, महीने में एक आध बार, इस तरह से तो डॉक्टर कोई बनता नहीं है। ना ही कोई सीए बनता है, ना ही कोई लॉयर बनता है। हमने कई लोगों से, कई प्रोफेशनल से बात की है और उन्होंने हमसे यही कहा है कि दिन में करीबन 16-16, 18-18 घंटे की पढ़ाई उनकी होती थी, तब जाकर के कहीं वो प्रोफेशनल बने हैं, तब जाकर के वो कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं। तो अपने वक्त का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, वक्त के साथ साथ पैसों का इन्वेस्टमेंट किया है। ऐसा तो नहीं है कि फ्री में कहीं जाकर के डॉक्टर बन गए या फ्री में कहीं जाकर के वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, 99 रुपए दे दिए और लॉयर बन गए, 199 दे दिए, इंजीनियर बन गए। नहीं होता, पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है और इसके साथ साथ कड़ी मेहनत होती है, एफर्ट्स उन्होंने डाले होते हैं। अब देखिए, हमने कहा 16-16, 18-18 घंटे की पढ़ाई इनकी होती है दिन में। तो ये किस तरह की पढ़ाई होती है? क्या कोई पतली सी किताब होती है? नहीं, पतली सी किताब कहीं भी नहीं होती। मोटी मोटी किताबें होती है जो कि उनको पढ़नी होती है। और ये मोटी मोटी किताबें पढ़ने के बाद ऐसा तो नहीं है कि चलो अब किताब पढ़ ली तो बन गए डॉक्टर, किताब पढ़ ली बन गए चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऐसा तो नहीं होता। पढ़ने के बाद फिर परीक्षा देनी होती है, एग्जाम देनी होती है और एग्जाम में पास होना होता है, तब जाकर के एक व्यक्ति डॉक्टर या सीए या लॉयर या आर्किटेक्ट बनता है। और देखिए, ऐसा भी नहीं है कि चलिए अब पढ़ाई भी कर ली, एग्जाम भी दे दी तो तुरंत मैंने अपना बोर्ड लगा दिया, डॉक्टर मनीष खयानी, और मेरी प्रैक्टिस शुरू हो गई। नहीं, पहले कुछ वर्ष किसी एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर के साथ इंटर्नशिप करनी आवश्यक होती है।
प्रैक्टिकली देखना होता है किस तरह से होता है, उसके बाद जाकर के अपनी प्रैक्टिस शुरू की जा सकती है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए 3 साल की आर्टिकलशिप करनी पड़ती है किसी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, ताकि प्रैक्टिकल नॉलेज गेन किया जा सके। उसके बाद सीए बन के अपनी प्रैक्टिस शुरू होती है। इतनी सारी मेहनत करने के बाद एक व्यक्ति डॉक्टर या सीए बनता है और फिर उसे देखकर लोग कहते हैं कि अरे वाह कितना सक्सेसफुल है, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत गई है ये शायद किसी को दिखता नहीं, और शायद इस बात का किसी को अंदाजा भी नहीं है। और इसीलिए आज आप किसी भी सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर को देख लीजिए, एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर बनने के पीछे वक्त का इन्वेस्टमेंट, पैसों का इन्वेस्टमेंट और कड़ी मेहनत, ये तीनों बातें होंगी ही होंगी। इसके बिना यदि हमने ये सोचा कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर बन जाऊंगा तो आधे अधूरे ज्ञान के साथ कुछ हो नहीं पाएगा। देखिए कभी कभी कुछ बातें बिल्कुल हिट कर भी जाती है। जैसे मान लीजिए कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो बजाने के लिए सीख रहा हो, मैंने कुछ वर्ष पहले कीबोर्ड बजाना सीखा था। मुझे आज भी याद है कि जब मैं पहले दिन वहां पर गया था तो जो हमारे टीचर थे जो मुझे सिखाने वाले थे, उन्होंने सिर्फ कीबोर्ड खोल करके मुझे दिखा दिया, कहा देखो इसे कीबोर्ड कहते हैं, इसमें व्हाइट कीज होती है, इसमें ब्लैक कीज होती है। मुझे तो लगा था पहले ही दिन से बजाने की शुरुआत होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। 2 क्लासेस तो मुझे सिर्फ सिखाया कि ये होता क्या है, इसमें कितनी कीज होती है, कितने ऑक्टेव्स होते हैं, एक ऑक्टेव में कितनी कीज होती है, वगैरह वगैरह सारी बातें सिखाई। उसके बाद मेरी उंगली पकड़ के बजाने सिखाया कि अच्छा ये बजाने से इस तरह का साउंड आता है, ये बजाने से इस तरह का साउंड आता है, कौन सी उंगली, हमारी 5 उंगलियां होती है तो 5 उंगलियों को किस तरह से यूज करना है और किस तरह से धीरे धीरे बजाना है। तो इस तरह धीरे धीरे मुझे सिखाया गया। अब 2-3 महीने सीखा, उसके बाद में जनगण मन बजाना सिखा दिया था और हैप्पी बर्थडे सॉन्ग बजाना सिखा दिया था। तो ऐसा होता था कि जब कभी भी घर पर मेहमान आते थे और मैं उनसे कहता था कि देखिए मैं तो कीबोर्ड बजाना सीख रहा हूँ, तो मेहमान भी कहते थे अच्छा चलिए कुछ सुनाइए, बजा के दिखाइए। तो मैं भी एक्साइटेड हो जाता था और फिर कीबोर्ड ला करके मैं बजाने की शुरुआत करता था। जो थोड़ा बहुत सीखा था वो बजाता और फिर इधर उधर कोशिश करता कि कुछ बजा दो। तो कुछ कोशिश करते करते कभी कभी कुछ अच्छा भी बज जाता था, तो मेहमान कहते थे अरे वाह ये तो आपने बहुत अच्छा बजाया, वंस मोर, फिर से बजाइए, जो अभी अभी आपने बजाया फिर से बजाइए, बहुत अच्छा बजाया था। तो मुझे यही उनसे कहना पड़ता था देखिए ये कैसे बजा ये मुझे भी नहीं पता, बस मैंने कुछ कोशिश की, कुछ बज गया। रिपीट करने के लिए मत कहिए, रिपीट नहीं कर पाऊंगा, ये अपने आप कुछ बज गया। हमारे फील्ड में भी ठीक ऐसा ही बहुत बार होता है। ज्योतिष ठीक से मैंने सीखा नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं, 100 लोगों के लिए आप प्रिडिक्शन कीजिए बिना ज्योतिष सीखे, किसी एक के लिए तो आपका प्रिडिक्शन सही हो ही जाएगा। लेकिन फिर से यदि कोई आपके पास आए और कहे आपने उनके लिए प्रिडिक्शन किया था, बिल्कुल सही था, मेरे लिए भी कीजिए, नहीं कर पाओगे। बस वही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाली बात है, कभी कभी प्रिडिक्शन ठीक हो जाते हैं, इसके लिए तो पढ़ाई करने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन यदि सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर बनना है तो पढ़ाई लिखाई, मेहनत, पैसा और वक्त का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आवश्यक हो ही जाता है। और इसके बाद अर्निंग जो है ना, ये तो फॉलो अपने आप करेगी। अन्यथा यदि हमने समय का इन्वेस्टमेंट नहीं किया, हमने पैसों का इन्वेस्टमेंट नहीं किया, हमने कड़ी मेहनत नहीं की, तो डॉक्टर तो खैर चलिए बन भी जाएंगे, लेकिन शायद ऐसे डॉक्टर बन जाएंगे जो कि सरवाइव करने के लिए भी स्ट्रगल करते हैं, उनके पास कोई आता नहीं है, ऐसा हो सकता है। या कई बार ऐसे लॉयर्स भी हमने कई सारे देखे हैं जो कि कोर्ट के बाहर खड़े होते हैं और सिर्फ एफिडेविट बनाना या कोई एक एग्रीमेंट बना देना, बस यही उनका काम होता है। इसके आगे उनके फ्यूचर में कुछ होता नहीं है, और वो इसी वजह से, क्योंकि वो कड़ी मेहनत कहीं ना कहीं हुई नहीं है। तो फिर से एक बार आपसे ये प्रश्न, डू यू वांट टू बिकम प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स विथ अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड? क्या सही में आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं जिनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड हो? यदि हां, तो बिल्कुल आप सही समय पर इस वीडियो को देख रहे हैं।
तो आगे इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से ज्योतिष में हम एक अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न ये उठता है, आर यू विलिंग टू इन्वेस्ट टाइम, आर यू विलिंग टू इन्वेस्ट मनी एंड आर यू विलिंग टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए और ज्योतिष का ज्ञान हासिल करने के लिए? क्या आप तैयार हैं? वक्त का इन्वेस्टमेंट, पैसों का इन्वेस्टमेंट और कड़ी मेहनत करने के लिए? हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमें खुशी है कि आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो अब कहां कहां इन्वेस्टमेंट करना है, क्या इन्वेस्ट करना है और क्या समझना है और क्या सीखना है, इससे पहले मैं मेरी अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि किस तरह मैंने ज्योतिष सीखने की शुरुआत की और क्यों मेरे मन में यह विचार आया कि मुझे ज्योतिष विद्या सीखनी है। तो यहां अब स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ मेरे अपने जीवन का ग्राफ है। 1969 का मेरा बर्थ है और वहां से शुरुआत हुई इस ग्राफ की। तो शुरू के जो कुछ वर्ष थे जहां आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा था। बड़े अच्छे दिन थे वो, और ये मेरे स्कूल के दिन थे। और मानो स्कूल में तो ऐसा था जैसे मैं कोई सेलिब्रिटी, एक सेलिब्रिटी का जीवन कैसा होता है जहां लोग उनसे मिलने के लिए तरसते हैं या मिलना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं, ठीक उसी तरह स्कूल में भी था। क्योंकि मैं स्कूल में हमेशा ही टॉप 3 में पढ़ाई में आता था। मैं अपने स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे उनका प्रेसिडेंट हुआ करता था। मैं अपने स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन हुआ करता था। मैं अपने स्कूल को कई सारी अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में रिप्रेजेंट करता था और अपने स्कूल के लिए कई सारे सर्टिफिकेट्स, कई सारे गोल्ड मेडल्स, बहुत सारी बातें अपने स्कूल के लिए मैं जीत करके लाया था। और इसीलिए सारे टीचर्स, प्रिंसिपल, सारे स्टूडेंट्स बहुत मुझे प्रेम करते थे, मेरा रिस्पेक्ट करते थे। और जैसे मैंने कहा, मानो एक मैं सेलिब्रिटी की तरह स्कूल में हमेशा ही होता था। और आखिर 10th स्टैंडर्ड में मैं स्कूल में फर्स्ट भी आया। बड़े अच्छे दिन थे। लेकिन जैसे ही स्कूल से बाहर निकला और कॉलेज मैंने ज्वाइन की, पुदार कॉलेज मैंने ज्वाइन की, मुझे क्रिकेट में बड़ा शौक था, तो मैं खेलना चाहता था और मेरा सपना यही था कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करूं क्रिकेट में, और इसीलिए मैंने पुदार कॉलेज ज्वाइन किया था। लेकिन ठीक उसके बाद ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये बिल्कुल नीचे आ गया। जो लड़का 10th स्टैंडर्ड में फर्स्ट आया था वही लड़का कॉलेज में जाने के बाद फेल हो गया। पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल सक्सेस नहीं मिल रहा था। ऑफ कोर्स क्रिकेट पर बहुत ज़्यादा ध्यान था, लेकिन फिर भी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, और इस तरह ये ग्राफ बिल्कुल नीचे नीचे आता गया। और आखिर लास्ट ईयर, फाइनल ईयर जो बीकॉम का था, उसमें तो मुझे हॉल टिकट ही नहीं मिला, परमिशन ही नहीं मिली एग्जाम में बैठने की, क्योंकि मेरी अटेंडेंस नहीं थी। मैं तो क्रिकेट खेलता रहता था। और आखिर एक्सटर्नली मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद नौकरी इधर उधर छोटी मोटी करने की शुरुआत कर दी, कुछ छोटा मोटा बिजनेस करने की शुरुआत कर दी। और इस तरह ये जो ग्राफ बिल्कुल नीचे आकर के गिरा था, ये फिर से थोड़ा 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 ऊपर जाने लगा। और उसके बाद मेरा विवाह हुआ और एक लड़का हुआ, एक लड़की हुई, परिवार बना। तो इस तरह ये ग्राफ बिल्कुल अच्छी तरह से जो है ये फिर से ऊपर जाने लगा। लेकिन शायद वक्त को कुछ और मंजूर था, और इसके बाद फिर से एक बार ये ग्राफ जो है ये बहुत नीचे जा कर के गिरा, क्योंकि बिजनेस नहीं चला। बिजनेस में फेलियर आए, 2-3 बिजनेस बदले, कोई भी बिजनेस चला नहीं। तो ये सारी बातें हुई और 1998 में तो मुंबई शहर छोड़कर मुझे बाहर भी जाना पड़ा। 2 साल बाहर रहा, फिर आया, और फिर आने के बाद यहाँ आके फिर से मैंने अपने एक नए बिजनेस की शुरुआत की, और वहाँ से ग्राफ फिर ऊपर उठने लगा, क्योंकि मैंने अपनी एक ऑफिस ली, मैंने अपनी एक गाड़ी ली, नया घर ले लिया, बड़ा घर ले लिया। तो ये ग्राफ फिर से ऊपर आया। लेकिन फिर ये ग्राफ कुछ वर्ष बाद बहुत ज्यादा नीचे गिर गया और बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस, जहां ऑफिस भी बेच दी, घर भी बेच दिया, गाड़ी भी बेच दी, सब कुछ बेच दिया, और फिर भी सर पर लाखों का कर्ज था।
और ये जो ग्राफ का ऊपर नीचे जो जीवन में हुआ, हमेशा मेरे मन में ये प्रश्न उठता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या गलती की है, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, क्यों कुछ मिलता है और फिर तुरंत छीन लिया जाता है, फिर कुछ मिलता है फिर बड़ा एकदम नुकसान हो जाता है, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। ऐसे कई सारे प्रश्न मेरे मन में थे जिनका मैं जवाब ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे उसका जवाब कहीं मिल नहीं रहा था। बस यही वक्त था जब ये ग्राफ बहुत नीचे गिरा था, तब मुझे किसी ने एक बात बताई। उन्होंने कहा कि मनीष, तुम बोलते अच्छा हो, तुम्हें एक ऐसे फील्ड में आना चाहिए जहां तुम लोगों को कुछ सिखा सको। और बस ये बात मेरे मन में बैठ गई और मैंने अपना फील्ड चेंज कर लिया। जो अभी तक मैं काम करता था उसे छोड़कर अब मैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट फील्ड में आ गया, और फिर वहां से मैंने आज तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और ये ग्राफ सिर्फ ऊपर और ऊपर और ऊपर ही चलता गया। जब ये ग्राफ नीचे था तब तो मैंने ज्योतिष विद्या सीखी नहीं थी, लेकिन इसके बाद जैसे मैंने कहा कि मैंने कई सारे लोगों से इस पर चर्चा की, उन्हें पूछा, लेकिन किसी ज्योतिषी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए मैंने निर्णय किया कि मैं खुद ज्योतिष विद्या सीखूंगा और मेरे मन में जो प्रश्न है उनके जवाब मैं स्वयं खोजूंगा। तो इसके बाद मैंने ज्योतिष की पढ़ाई करने की शुरुआत की, और कई सारे मेरे प्रश्न थे, उन सारे प्रश्नों का जवाब भी मुझे मिल गया। दूसरी बात, मुझे एक और बात पता चली, और वो बात ये थी कि मैंने अब अपने स्वधर्म को पहचाना था। मैं अपने स्वधर्म के हिसाब से यहाँ पर काम कर रहा था। जब मुझे यहाँ किसी ने कहा था कि तुम ये करो, तब मुझे नहीं पता था, ये तो एक कोइंसिडेंस था कि मैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट फील्ड में आया, लेकिन ऐसे कोइंसिडेंस सभी के साथ होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसीलिए ज्योतिष विद्या जो सबसे बड़ी बात हमें सिखाती है वो ये है कि हमें अपने स्वधर्म के बारे में ज्योतिष विद्या बताती है, और यदि स्वधर्म को ध्यान में रखकर हम काम करेंगे तो जीवन में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हम हमेशा ये बात कहते हैं कि हमारी जो कुंडली होती है, कुंडली में जो ग्रह होते हैं ना, हम यही कहते हैं हर ग्रह कुछ कहता है। और यदि हमने उस बात को ध्यान में रखा कि ये जो ग्रह है ये हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, और उनकी इच्छानुसार जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें हर ग्रह सपोर्ट करने लगता है। तो ये एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैंने सीखी, और ये बहुत आवश्यक है हमारे लिए भी समझना कि किस तरह हम हमारे स्वधर्म को पहचान सकते हैं। तो ज्योतिष का एक ओवरव्यू यदि हम देखें कि ज्योतिष, जैसे मैंने कहा कि मैंने ज्योतिष विद्या सीखने की शुरुआत की, तो ज्योतिष होता क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये समझने का प्रयत्न करें कि हमारा एक कार्मिक कोड होता है। जैसे यहां आप देख रहे हैं ना, ये एक बैलेंस है। उसी तरह जिस तरह हमारी बैलेंस शीट होती है, जिन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई की होगी, यदि आपने कॉमर्स की पढ़ाई की है तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पाएंगे, या आपका अपना बिजनेस है तो आपको पता होगा बैलेंस शीट क्या होती है। हर वर्ष के अंत में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसी बिजनेस का बनता है, और उसके साथ एक बैलेंस शीट बनती है। और बैलेंस शीट में एसेट साइड भी होती है, लायबिलिटी साइड भी होती है। एसेट साइड यानी हमारा बैंक बैलेंस, हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, तो ये सारी बातें जो होती है ये हमारी एसेट साइड में आती है। यदि हमें कुछ बिल चुकाने हैं, किसी का उधार चुकाना है, कोई लोन ले रखी है, तो ये सारी बातें लायबिलिटी साइड में आती है। और एक वर्ष के अंत में जो होता है वही दूसरे वर्ष का ओपनिंग बैलेंस भी बन जाता है। ठीक उसी तरह से हमारे पिछले जन्म का जो उधार होगा या हमारी कोई एसेट साइड होगी, वही हमारी कुंडली इस जन्म में बनती है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी कुंडली में ग्रहों की पोजीशन अलग अलग तरीके से होती है। तो या तो यदि हमने अच्छे काम किए हैं तो ये अच्छी प्लेसमेंट होगी, नहीं तो ये बुरी प्लेसमेंट हो सकती है। कहने का मतलब यही है कि हमारी जो जन्म कुंडली है, यही हमारा कार्मिक कोड हमें समझाती है, यही हमें बताती है कि हमने पिछले जन्म में कैसे कर्म किए होंगे। ये हमारी बैलेंस शीट हम लेकर के आए हैं इस जन्म में। तो यदि ग्रहों की प्लेसमेंट यदि अच्छी है तो हम ये माने कि यस, मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए थे, इसीलिए मेरी ग्रहों की जो प्लेसमेंट है बड़ी अच्छी है। केंद्र स्थान में प्लेस होना या त्रिकोण में प्लेस होना किसी ग्रह का बड़ा अच्छा माना जाता है, और यदि ऐसा है तो ये बड़ी अच्छी बात है। राइट दशा, सही समय पर सही दशा का चलना, ये भी एक एसेट है।
जैसे मान लीजिए कि जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे जो पढ़ने के वर्ष हैं करीबन 17-18 वर्ष की आयु तक, 19 वर्ष की आयु तक, 20 वर्ष की आयु तक, वहाँ जो दशा ऐसी पढ़ाई लिखाई में जो सपोर्ट करे ऐसी दशा चल गई, तब तो पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होगी। और उसके बाद ऐसी दशा आए जो मुझे धन कमाने में मदद करे, तो सही समय पर सही दशा का आना ये भी एक बहुत बड़ा एसेट है हमारे लिए। अच्छे कर्म किए होंगे तो इस तरह की दशाएं हमें मिलेंगी। अन्यथा ये हो सकता है कि जो धन कमाने के लिए जो दशा मुझे मदद करने वाली है वो बचपन में ही आकर के चली जाए, और उसके बाद जब धन कमाने का वक्त आता है तब ऐसी दशाएं चल पड़ती है जो मुझे बीमारी दे देती है, जिसकी वजह से मैं ठीक से काम भी नहीं कर पाता हूं। तो ये दशाओं का सही समय पर आना ये एक बहुत बड़ा एसेट है। अच्छे योग होना हमारी कुंडली में, धन योग होना, राजयोग होना, गजकेसरी योग होना, कई प्रकार के अच्छे योग होते हैं। इस तरह के अच्छे योग मेरी कुंडली में होना, और जो ग्रह ये योग बना रहे हैं उनका स्ट्रांग होना ताकि ये अच्छे रिजल्ट्स दे सकें, तो ये सारी बातें एक एसेट है। यदि मेरे कर्म अच्छे हैं तो ये सारी बातें होंगी। अन्यथा ये भी हो सकता है कि मेरे ग्रहों की प्लेसमेंट अच्छी ना हो, छठे भाव में बैठे हो ग्रह, अष्टम भाव में बैठे हो, 12वें भाव में बैठे हो, दुस्थान में बैठे हो, तो ये अच्छी बात नहीं होती। गलत दशा का गलत समय पर चलना, योग जो है ये दुर्योग मेरी कुंडली में होना, जैसे निर्धन योग होते हैं, ये ऐसा योग होता है जहां पर धन कमाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे बुरे योग होना, या जो ग्रह है उनका बहुत वीक होना, कि अच्छे योग यदि बनते हैं तब भी वो इतने वीक है कि वो अपना परिणाम ठीक से नहीं दे पाते, तो ये सारी बातें होती है। तो ये हमारे लिए एक लायबिलिटी बन जाती है और हमें उस लायबिलिटी को चुकाना ही होता है। तो हमारा जो कार्मिक कोड है ये हमें पता चलता है जब हम हमारी कुंडली देखते हैं, और इससे सबसे बड़ी मदद ये मिलती है। जैसे मैंने कहा ना, मेरे मन में प्रश्न था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब भी हमें मिल जाता है। और जो मन में एक असंतोष रहता है, एक फ्रस्ट्रेशन रहता है, वो निकल जाता है, और मैं जानता हूं कि हाँ, ये कुछ मेरे ही कर्म है। तो मैं गलत डिसीजन नहीं लेता, मैं अननेसेसरी फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाता, और मैं बस कर्ज जो लिया था उसे चुकाने में लग जाता हूं, ताकि मेरा अगला जन्म जो है वो भी अच्छा हो जाए और इस जन्म में मैं अच्छे कार्य कर सकूं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि यदि ये सारी बातें लिखी ही हुई है तो मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, तो क्या मुझे कुछ काम करना नहीं है, क्या मुझे कुछ कर्म करना नहीं है, क्योंकि बस जैसा लिखा है वैसा तो होना है? तो हम कह रहे हैं नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। ईश्वर ने हमें फ्री विल भी दिया हुआ है, और ये जो फ्री विल है उसके चलते हम बहुत बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। मान लीजिए होली का त्योहार आने वाला है एक 15 दिन में। अब आप जानते हैं कि जब भी कोई त्योहार आने वाला होता है तो बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं त्योहार को लेकर के, और खासकर दिवाली, होली, इस तरह के त्योहार होते हैं तो बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं। तो 15 दिन दूरी पर है होली का त्योहार, और बच्चे तो बस अभी से मनाना उन्होंने शुरुआत कर दी है। और आपकी एक अपॉइंटमेंट है, आपके एक क्लाइंट के साथ बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आप आपके घर से निकले हैं और घर से निकलकर बिल्कुल तैयार होकर के जा रहे हैं। जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं तो कोई एक बच्चा हाथ में गुब्बारा लेकर खड़ा था, और उसने इनोसेंस में वो गुब्बारा आप पर फेंक दिया। गुब्बारा आकर के आपको लगा, आपके कपड़े खराब हो गए क्योंकि गुब्बारे में रंग भरे हुए थे। अब ये हुई एक घटना, ये हुई एक इवेंट। अब ये तो हमारे हाथ में नहीं है, ये इस इवेंट को होना था और ये इवेंट हुई। लेकिन अब इस इवेंट के होने के बाद मैं किस तरह से रिस्पॉन्ड करता हूं, ये मेरा फ्री विल है, ये मेरे हाथ में है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं हो सकती है। सबसे पहला, शायद हम ये करते हैं कि जैसे ही गुब्बारा मुझे लगा, मैं जाता हूं उस बच्चे के पास में, कान पकड़ता हूं, 2 थप्पड़ लगाता हूं, और फिर हाथ पकड़कर उसे उसके माता पिता के पास लेकर के जाता हूं और कहता हूं, ये बच्चा बड़ा बदतमीज है, आपने संभाल के रखना चाहिए इसको। ये एक प्रतिक्रिया हो सकती है। दूसरी प्रतिक्रिया ये भी हो सकती है कि मैं ये सोचूं कि ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चा है, बच्चे ने मार दिया, चलिए मैं एक काम करता हूं, मेरा घर वैसे दूर तो है नहीं, मैं फिर से घर पर चला जाता हूं, कपड़े बदल लेता हूं, दूसरे कपड़े पहनकर मीटिंग के लिए चला जाता हूं। तीसरा ऑप्शन शायद हमारे पास ये भी हो सकता था कि हम ये कहें कि ठीक है, अब
त्योहार है, बच्चे नहीं मस्ती करेंगे तो और कौन करेगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं तो चला जाता हूँ, अपॉइंटमेंट है तो मैं चला जाता हूँ। मैं क्लाइंट से ये कह दूंगा कि बस इस तरह की एक घटना हुई, बच्चे ने गुब्बारा मार दिया, कपड़े खराब हो गए, लेकिन हमें तो डिस्कशन जो करना है वो तो हमारा मेंटल डिस्कशन है। अब कपड़े थोड़े से खराब है तो क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरह का स्पिरिट लेकर के मैं चला जाऊं, ये भी ऑप्शन हो सकता था और कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये फ्री विल की बात है। कुंडली में तो बहुत सारी चीजें लिखी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा फ्री विल भी है। इसको यदि हम समझें तो जीवन को बहुत अच्छा हम बना सकते हैं, और यही बात हम औरों को भी समझा सकते हैं ज्योतिष विद्या को सीख करके। तो ज्योतिष विद्या को सीखना यानी ज्योतिष विद्या में क्या क्या बातें होती है। ज्योतिष विद्या में अलग अलग ब्रांचेस होती है, डिफरेंट ब्रांचेस होती है। तो क्या क्या होता है, सबसे पहले तो हम कहते हैं महर्षि पराशर द्वारा सिखाया गया बृहद पराशर होरा शास्त्र। ये जो श्लोक है बृहद पराशर होरा शास्त्र में महर्षि पराशर ने सिखाए हुए ये श्लोक है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिसे हम कहते हैं, ये वही ग्रंथ है जिसके बेसिस पर हम ज्योतिष विद्या पढ़ते हैं। दूसरा, महर्षि जैमिनी द्वारा लिखा गया जैमिनी सूत्रम। अब जैमिनी महर्षि ने जो कुछ भी महर्षि पराशर ने बृहद पराशर होरा शास्त्र में कहा है, उन्हीं को लेकर के आगे और अपना रिसर्च किया है। कुछ नई बातें उन्होंने खोजी है, कुछ नए प्रिंसिपल्स उन्होंने बनाए हैं, और वो एक एडिशनल हमारे पास विद्या के रूप में है, जो कि बृहद पराशर होरा शास्त्र के साथ साथ हम उसे भी सीख सकते हैं, और दोनों का एक अच्छा मिश्रण बना करके हम बहुत अच्छे प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तीसरा होता है भृगुनंदी नाड़ी। अब ये एक थोड़ी सी अलग ब्रांच है, थोड़ा सा अलग तरीका है ज्योतिष विद्या का, कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जिसे कहा जाता है, तो थोड़े से अलग प्रिंसिपल्स वहां पर हो जाते हैं। इसके अलावा केपी एस्ट्रोलॉजी के नाम से भी हम जानते हैं कि ज्योतिष विद्या होती है कृष्णमूर्ति पद्धति। अगेन थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस होता है, जिस तरह से पराशर ऋषि ने ज्योतिष सिखाया है और जो केपी एस्ट्रोलॉजी है, थोड़ा सा उसमें अंतर होता है। लेकिन हाँ, बहुत बेसिक प्रिंसिपल जो है वो वैसे ही रहते हैं, लेकिन कई सारी बातें अलग भी हो जाती है। लाल किताब हम सब जानते होंगे, रेड बुक एस्ट्रोलॉजी, ये भी एक ब्रांच है ज्योतिष का ही। ताजिका एस्ट्रोलॉजी होती है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी होती है, जहां पर सन साइन के हिसाब से सारी बातें समझी जाती है, और वहां पर प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो ग्रह है उनका भी समावेश होता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसका समावेश नहीं है। महर्षि ने सिखाया है कि ये जो ग्रह है ये हमसे बहुत दूर है और इनका हम पर असर नहीं होता, तो इसीलिए प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस, इन ग्रहों का समावेश वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नहीं होता है। राहु केतु वैदिक एस्ट्रोलॉजी में होते हैं। और इसके साथ साथ कई सारे हमारे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन ज्योतिष विद्या में दिया हुआ है। कई सारे मॉडर्न स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपने रिसर्च के आधार पर कई सारी बातें हमें सिखाई है, और कुछ एक बातें ऐसी है जो कि परंपरा से चली आई है। देखिए, जितना कुछ महर्षियों ने सिखाया था वो सारा का सारा ज्ञान आज अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी बातें शायद आज भी मिसिंग है। तो उन बातों पर बहुत सारा रिसर्च किया गया है जो परंपरा में, जैसे मेरे पिताजी शायद करते हो, पिताजी के पिताजी करते हो, उनके पिताजी करते हो, तो ये परंपरा से जो चला आ रहा है। तो वहां जब उन्होंने कोई बातें एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके ऊपर रिसर्च किया था, जो कि बिल्कुल सटीक होती है, जो कहीं शास्त्रों में नहीं लिखी लेकिन सटीक होती है, वो सारी बातें परंपरा की भी एक अलग हम इसे ब्रांच कह सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस हैं। अब इतने सारे ब्रांचेस देखने के बाद कई बार ऐसा लगता है कि मैं कंप्लीटली कंफ्यूज हो गया हूं कि मैं किसकी पढ़ाई करूं, मैं क्या पढ़ाई करूं। देखिए, ऐसा है कि जो कुछ भी आप पढ़ें, लेकिन ये पता होना चाहिए कि जो भी पढ़ रहे हैं वो कौन सी ब्रांच का ज्ञान है। जैसे मान लीजिए मैं केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा हूं, तो केपी एस्ट्रोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, पराशरी ज्योतिष में नहीं यूज कर सकते। लेकिन होता क्या है कई बार कि मैं बहुत सारे वीडियोस देखता हूं, बहुत सारी किताबें पढ़ता हूं, बहुत सारे इंटरनेट पर ब्लॉग्स पढ़ता हूं, आर्टिकल्स पढ़ता हूं, तो वहां मुझे शायद कॉन्टेक्स्ट पता नहीं होता कि किस कॉन्टेक्स्ट में किसी एक प्रिंसिपल की बात हो रही है। तो
कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं वो सारे प्रिंसिपल उठा करके वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ, उसका यूज करना चाहता हूँ, और फिर मैं देखता हूँ कि ये यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, एस्ट्रोलॉजी ही काम नहीं करती है, ज्योतिष विद्या ही काम नहीं करती है। और इसलिए कई सारे लोग हमने देखे हैं जो कि ज्योतिष विद्या शुरू तो करते हैं लेकिन फिर बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि शायद ये जो डिफरेंस है ये नहीं समझ पाए हैं कि कौन से प्रिंसिपल्स कहाँ यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं। तो हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि ये अलग अलग बातें हैं और अलग अलग प्रिंसिपल्स अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से हमें यूज करने हैं, ताकि कोई इस तरह का कंफ्यूजन ना रहे। यहां गुरुकुल ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम जिसकी बात करते हैं वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की हम बात करते हैं। महर्षि पराशर द्वारा सिखाया गया जो ग्रंथ है बृहद पाराशर होरा शास्त्र, उस पर चर्चा करते हैं। जैमिनी सूत्रम जो है उस पर हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी कई सारे डिविजन्स, बहुत सारी बातें हम सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं नेटल एस्ट्रोलॉजी। अब नेटल एस्ट्रोलॉजी यानी जब हम किसी एक जातक के जीवन को लेकर के प्रेडिक्शंस करते हैं, वो नेटल एस्ट्रोलॉजी में आता है। जैसे मान लीजिए हम किसी की पढ़ाई लिखाई को लेकर के कुछ प्रेडिक्शन करें, किसी के प्रोफेशन को लेकर के, किसी के विवाह को लेकर के, पुत्र पुत्री लेकर के, तो इस तरह से जीवन की अलग अलग बातों को लेकर के किसी एक जातक के लिए जब हम एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, वो सारी बातें आती है नेटल एस्ट्रोलॉजी में। इसके साथ साथ होती है मंडेन एस्ट्रोलॉजी। अब मंडेन एस्ट्रोलॉजी यानी जैसे हम जातक की बात कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से हम किसी एक कंट्री की बात कर सकते हैं। कंट्री की भी एक कुंडली बन सकती है और उस कंट्री में किसी एक वर्ष में जो जनता है वो कैसा महसूस करेगी, जनता का इमोशन कैसा होगा, क्या ये देश इकोनॉमिकली तरक्की करेगा या नहीं करेगा, या कहीं वॉर हो जाएगी, या कोई एक नेचुरल कैलामिटी इस देश में हो सकती है। इस तरह की सारी जो बातें हैं ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी में आती है। तो ये किसी एक कंट्री के लिए हो सकती है, किसी एक स्टेट के लिए हो सकती है, किसी एक इंस्टीट्यूट के लिए हो सकती है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो सकती है। मान लीजिए किसी ने अपना बिजनेस शुरू किया है तो उस बिजनेस का भी एक फ्यूचर है, उस बिजनेस की भी एक कुंडली बनती है और उसके हिसाब से बहुत सारी बातें हम उस बिजनेस को लेकर के भी बोल सकते हैं, और ये सारी बातें आती है मंडेन एस्ट्रोलॉजी में। इसके बाद आता है इलेक्शनल एस्ट्रोलॉजी यानी मुहूर्त। आज तो हम हर बात के लिए मुहूर्त देखते हैं और हमारे शास्त्रों में भी अलग अलग बातों के लिए मुहूर्त बताए गए हैं। जैसे 16 हमारे संस्कार होते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब एक बच्चा माँ के गर्भ में आता है, वहां से लेकर के आखिरी दिन तक 16 अलग अलग संस्कार होते हैं हमारे जीवन में। गर्भ संस्कार से लेकर के अंत्य संस्कार तक 16 संस्कार। तो ये हर एक संस्कार के लिए मुहूर्त क्या होना चाहिए ये हमारे महर्षियों ने हमें सिखाया है, और यही बात इलेक्शनल एस्ट्रोलॉजी में आती है। आज यदि हम अपना एक नया घर लेते हैं और गृह प्रवेश की बात करते हैं तो कौन सा मुहूर्त अच्छा है, आप एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो कौन सा समय अच्छा होगा, ये भी एक मुहूर्त की बात है। और इस तरह के कई सारी बातें होती है, तो ये हम सीखते हैं इलेक्शनल एस्ट्रोलॉजी में। इसके बाद आती है होरारे एस्ट्रोलॉजी, प्रश्न जिसे कहा जाता है। कई सारी ऐसी बातें होती है जिसके हमारे पास जवाब नहीं होते, हम प्रश्न पूछते हैं। मान लीजिए जैसे कोई एक प्रश्न पूछता है कि मेरा कोई कोर्ट केस चल रहा है, क्या मैं इस केस को जीतूंगा या मैं हारूंगा। बस इस तरह का प्रश्न होता है जहां हम यही कहते हैं कि हाँ आप जीतोगे या आप नहीं जीत पाओगे। या कोई कहता है कि मेरी एक चीज खो गई है या मेरे परिवार का एक सदस्य कहीं गुम हो गया है, तो वो कहाँ होगा इस वक्त या कहाँ होगी इस वक्त, इसका पता करते हैं। तो जब भी कोई ऐसे इस तरह का प्रश्न पूछता है और हमें उसका सिर्फ जवाब देना होता है, तो कुछ बातें होती है जो हमें सटीक तरीके से मदद करती है उस बात को जानने के लिए, और वो सारी बातें जो होती है वो होरारे एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं। इसके बाद आता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। हमारी हेल्थ को लेकर के स्पेशलाइज्ड जो बातें होती है कि किसी जातक को किस तरह की बीमारी हो सकती है, कितने लंबे समय तक ये बीमारी चल सकती है या जल्द ठीक हो जाएगी, वगैरह वगैरह। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी एक और डिवीजन है। रिलेशनशिप एस्ट्रोलॉजी, ज्यादातर पति पत्नी के बीच के रिलेशन की बातें होती है, लेकिन
एक भाई और बहन का भी एक रिश्ता होता है, पिता और पुत्र का होता है, पिता और पुत्री का होता है, दो पार्टनर के बीच होता है। तो मेरी अलग अलग रिलेशनशिप्स होती है, वो रिलेशनशिप्स किस तरह चलेंगी इसकी बात रिलेशनशिप एस्ट्रोलॉजी में कर सकते हैं। लॉस्ट होरोस्कोपी, कई बार ऐसे जातक को हम मिलते हैं जिनके पास जन्म का समय अपना नहीं होता है, या कई बार तो जन्म का जो वर्ष है वो भी नहीं पता होता है। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो शायद बचपन में ही अपने माता पिता को जिन्होंने खो दिया हो और उनके पास वो इन्फॉर्मेशन हो ही नहीं। तब ऐसी परिस्थिति में क्या हम किसी की कुंडली बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं। कुछ एक बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखकर हम कुंडली बना सकते हैं। कुछ बातों को समझ करके वो सारी बातें किस तरह से होती है वो लॉस्ट हॉरोस्कोपी में हम सीखते हैं। और फीमेल हॉरोस्कोपी होती है, स्त्री जातक के लिए कुछ एक बातें होती है जो सिर्फ उन्हीं को एप्लीकेबल होती है, और इसलिए महर्षि पराशर ने फीमेल हॉरोस्कोपी के ऊपर अलग से चैप्टर भी लिखा हुआ है। तो वो किस तरह से होती है उसकी बातें फीमेल हॉरोस्कोपी में हम सीखते हैं। तो इस तरह से अलग अलग डिविजन है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी, और ये सारी बातें हमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सीखनी चाहिए यदि हम एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं। तो यदि हम बात करें जो अलग अलग डिविजन्स हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, उसमें थोड़ा सा डेप्थ में जाकर देखें कि क्या क्या बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ मैं एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दो अलग अलग कुंडलियां हमने रखी हुई है, चार्ट 1 और चार्ट 2, और हमने यहाँ पर एक प्रश्न पूछा हुआ है, और वो प्रश्न यही है कि विल दीज इंडिविजुअल्स गेट मोक्षा और आर दीज इंडिविजुअल्स क्लोजर टू गेटिंग मोक्षा। आप यदि दोनों चार्ट को देखें, दोनों अलग अलग व्यक्ति के चार्ट है, क्या आपको लगता है कि ये मोक्ष के बहुत नजदीक है, या इनको इस जन्म में या आने वाले 2 या 3 जन्मों में मोक्ष मिल जाएगा? जब हम ये प्रश्न लोगों से पूछते हैं तो हमें अधिकतर जो जवाब मिलता है वो यही मिलता है कि कुंडली 1 यानी चार्ट 1 जो है, इस जातक को मोक्ष मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और जब हम पूछते हैं क्यों, तो यही कहते हैं कि केतु यहाँ पर 12वें भाव में है। केतु एक मोक्ष कारक ग्रह है, और 12वां भाव जो है ये मोक्ष का भाव है, और वहां पर केतु है, तो इसलिए इन्हें मोक्ष मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं कि ये किन के चार्ट है। तो जो चार्ट नंबर 1 है ये हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का ये पहला चार्ट है, और जो दूसरा चार्ट है ये श्री रमण महर्षि का चार्ट है। सबसे पहली बात तो इससे पहले जो हमने कुंडली देखी थी ये राशि कुंडली थी, और जब भी हम मोक्ष की बात करते हैं तो राशि कुंडली से हम कभी मोक्ष नहीं देख सकते, क्योंकि राशि कुंडली एक फिजिकल चार्ट होता है, और जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो हमारी फिजिकल बॉडी जो होती है इसको तो मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष तो मिलता है आत्मा को, और इसीलिए हम राशि कुंडली से मोक्ष की बात नहीं कर सकते। हमें देखना होगा नवांश कुंडली को, और जब हम नवांश कुंडली देखते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी और श्री रमण महर्षि जी की, तब हमें समझ में आता है कि हकीकत क्या है। तो मिसेस इंदिरा गांधी जी की कुंडली में जो आत्मकारक ग्रह है वो है शनिदेव, और केतु शनिदेव के साथ 11वें भाव में बैठा हुआ है, और इसीलिए क्योंकि केतु शनिदेव के साथ है, आत्मकारक ग्रह के साथ है, तो मोक्ष मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन यदि हम श्री रमण महर्षि का चार्ट देखें, वहां पर चंद्रदेव उनके आत्मकारक ग्रह है। तो हमें सबसे पहले तो ये पता करना होता है कि आत्मकारक ग्रह किसी एक जातक का कौन सा है, और वहां से फिर हम यदि 12वां भाव देखें तब हमें पता चलेगा कि यहाँ पर 12वें भाव में केतु है। जो आत्मकारक ग्रह चंद्रदेव है वहां से 12वें भाव में केतु है, और इसलिए श्री रमण महर्षि का चार्ट हमें यह कहता है कि इनको मोक्ष मिलना तय है। ये शायद इसी जन्म में हुआ होगा या आने वाले 1-2 जन्म में, ये मोक्ष के बहुत ज्यादा नजदीक है। तो देखिए, कहना मैं यहाँ यही चाह रहा हूं कि कई बार सिर्फ राशि कुंडली को देख करके बहुत सारी बातों का निर्णय किया जाता है जो कि सही नहीं होता है। हमारे शास्त्रों में महर्षि पराशर ने अलग अलग डिविजनल चार्ट्स बताए हैं, और डिविजनल चार्ट्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें महर्षि ने बताया है, तो हमें वो भी सीखना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है।
तो क्या क्या बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए? तो सबसे पहले तो ज्योतिष का बैकग्राउंड हमारे पास होना चाहिए कि ज्योतिष विद्या, ज्योतिष है क्या, हमारा कर्म कैसा होता है और कर्म का फल हमें किस तरह से मिलता है, हमारे वेदों में क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं एस्ट्रोलॉजी के, क्या किस तरह से इस सृष्टि का निर्माण हुआ था, किस तरह से ग्रह बने थे, इन सारी बातों का हमें पता होना चाहिए। इसके साथ साथ हमारी कुंडली में जो 12 भाव होते हैं, उन 12 भावों के बारे में हमें सारी बातें पता होनी चाहिए। कौन से भाव से क्या देखा जाता है, ये बिल्कुल सटीक हमें पता होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट होता है जो महर्षि ने सिखाया, भवात भवम कॉन्सेप्ट, बड़ा ही स्ट्रांग है, बड़ी स्ट्रांग टेक्निक है ये। जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये पूछूं कि यदि मैं अपने मामा के बारे में कुछ देखना चाहता हूं तो मैं कौन से भाव से देखूं, तो सीधी सी बात आ जाती है कि चतुर्थ भाव से हम माता को देखते हैं और छोटे भाई बहनों को हम तृतीय भाव से देखते हैं। तो चतुर्थ भाव से तृतीय भाव जो होगा, ये मेरी मदर के छोटे भाई बहनों का भाव होगा। तो तृतीय भाव चतुर्थ भाव से यानी छठा भाव हो गया। तो यदि मैं अपने मामा के बारे में जानना चाहता हूं जो कि मेरी माता जी से छोटे हैं, तो मुझे छठा भाव देखना होगा और तब वहां से मैं पता कर सकता हूं अपने मामा के बारे में। तो ये तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैंने दिया भावात भावम कॉन्सेप्ट का। बहुत सारी बातें हैं जो हम भावात भावम कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसके साथ साथ हमें हमारी राशियों के बारे में पता होना चाहिए। हर राशि का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, हर राशि क्या दिखाती है, किस तरह का भोजन दिखाती है, क्या उनके तत्व है, क्या उनके गुण है, किस तरह के प्रोफेशंस ये दिखा सकती है, किस तरह की क्वालिटीज ये देती है, वगैरह वगैरह वगैरह। और कौन सी राशि के कौन से लॉर्ड होते हैं, कौन से अधिपति होते हैं, इन सारी बातों का हमें पता होना चाहिए। सारे ग्रहों के बारे में हमें बिल्कुल अच्छी तरह से हमारी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम सटीकता से प्रेडिक्शन कर पाएंगे। तो हर एक ग्रह का जन्म कैसे हुआ था, हर एक ग्रह का नेचर कैसा है, हर एक ग्रह का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है। जैसे हम कहते हैं कि सूर्यदेव ये अग्नि तत्व के ग्रह हैं, चंद्रदेव ये जल तत्व के ग्रह हैं, तो ये तत्व से क्या होता है, क्या ये मेल प्लैनेट है, क्या ये फीमेल प्लैनेट है, कई सारी बातें होती है, ये हमें पता होनी चाहिए। उनके नैसर्गिक कारक तत्व कैसे हैं, या क्या उनके नैसर्गिक कारक तत्व है, कैसी उनकी अवस्था होती है, किस तरह वो स्ट्रेंथ में होते हैं, कब ये वीक बन जाते हैं, इन सारी बातों का हमें पता होना चाहिए और ये सारी बातें हमें ज्योतिष में सीखनी चाहिए। स्पेशल एसेंडेंट्स के बारे में महर्षि ने बताया है। जनरली हम यही देखते हैं, जो हमारा लग्न होता है राशि कुंडली का, तो लग्न से ही सारी बातें हम देखते हैं, लेकिन महर्षि ने स्पेशल लग्नों के बारे में भी बताया है। जैसे होरा लग्न होता है, घटिका लग्न होता है, प्राणपद लग्न होता है, पाका लग्न होता है, श्री लग्न होता है। तो अलग अलग लग्न हमें समझाए हैं। ये अलग अलग रेफरेंस पॉइंट्स है जीवन की अलग अलग बातों को देखने के लिए। तो जब इन्होंने सिखाए हैं तो इसका कोई महत्व है, इसीलिए सिखाए हैं। लेकिन ज्यादातर हमने देखा है कि बाकी सारे जो लग्न है उन पर कोई चर्चा विचारणा कभी होती नहीं है। सिर्फ जो हमारा जन्म लग्न है वहीं से सारी बातें देखी जाती है। तो इन सारे जो स्पेशल एसेंडेंट्स है इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके साथ साथ किस तरह से एस्पेक्ट्स होते हैं, किस तरह से ग्रह दृष्टि होती है, ग्रह दृष्टि से क्या इम्पैक्ट होता है, कंजंक्शन किस तरह से होते हैं, कौन कौन से अलग अलग योग हमारी कुंडली में बनते हैं और उन योगों का क्या अर्थ है, किस तरह से रिलेशनशिप होती है एक ग्रह की दूसरे ग्रह के साथ, क्या नेचुरल रिलेशनशिप होती है, क्या टेम्पररी रिलेशनशिप होती है, और इस तरह से क्या कंपाउंड रिलेशनशिप बनती है जब कोई एक प्लैनेट कंबस्ट होता है, तो इसका क्या अर्थ होता है, हर एक ग्रह का फंक्शनल रोल क्या होता है। देखिए, एक तो होता है कि एक नैसर्गिक कारक तत्व होता है, और दूसरा हर कुंडली में, जैसे मान लीजिए सूर्यदेव, तो सूर्यदेव हमें पिता के बारे में बताते हैं। नैसर्गिक यदि हम कारक तत्व देखें तो पिता के कारक है, ये तो सभी के लिए है, लेकिन हर कुंडली में उनका रोल अलग अलग हो सकता है। तो हर कुंडली को जब देखें तो यहाँ पर सूर्यदेव का क्या रोल है, ये भी हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। इसके साथ साथ वक्री ग्रह, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स, इसका क्या अर्थ है, क्या इम्पैक्ट है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अलग अलग दशाएं महर्षि ने हमें सिखाई है। आज अधिकतम विंशोत्तरी दशा का प्रयोग होता है, लेकिन विंशोत्तरी दशा के साथ साथ कुछ स्पेशल कंडीशनल दशाएं भी होती है। उनका प्रयोग कब किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, क्यों किया जाना चाहिए, राशि
दशा भी होती है, क्योंकि विंशोत्तरी दशा एक नक्षत्र दशा है, तो राशि दशाएं भी होती है। कैसे उनका प्रयोग होता है, ये सारी बातें हमें सीखनी चाहिए। अरूढ़ा के बारे में जैमिनी महर्षि ने हमें सिखाया है। तो अरूढ़ास क्या होते हैं, राशि दृष्टि क्या होती है, कितने अलग अलग प्रकार के हमारे डिविजनल चार्ट्स होते हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किस तरह से किया जाता है, तिथि प्रवेश चार्ट का अर्थ क्या है और कब उसे यूज करना चाहिए, गोचर को किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए, ट्रांजिट किस तरह से एनालाइज करना चाहिए, मुहूर्त किस तरह से हम निकालें, कैसे रेमेडीज हम लोगों को दें, कैसे उपाय लोगों को बताएं, मंत्र का उच्चारण किस तरह से होना चाहिए, जेमस्टोन्स किस तरह से हमें रिकमेंड करने चाहिए। देखिए यहाँ पर जब हम जेमस्टोन्स की बात करते हैं, हमने देखा है कि कई बार सिर्फ राशि कुंडली को देख करके जेमस्टोन रेकमेंड कर दिया जाता है कि काम कीजिए, आप जो है पुखराज पहन लीजिए बृहस्पति के लिए, सिर्फ राशि कुंडली को देख करके। नवांश कुंडली नहीं देखी जाती, दशांश कुंडली नहीं देखी जाती, और कोई कुंडली नहीं देखी जाती, और सिर्फ राशि कुंडली को देख करके जब ये किया जाता है तो ये हो सकता है कि राशि कुंडली के हिसाब से तो बृहस्पति का जेमस्टोन पहनना अच्छी बात होगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि नवांश कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन ठीक ना हो या फंक्शनल रोल उनका ठीक ना हो, तो विवाह में प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं, विवाह टूट भी सकता है, रिलेशनशिप खराब हो भी सकती है। ये भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होती है। और इसीलिए बिना सारी बातों को एनालाइज किए जब हम रेकमेंड कर देते हैं, और यदि किसी जातक के जीवन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके जिम्मेदार भी हम होते हैं। इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, और ये हमारा ही कर्म बनेगा। अगले जन्म की जब कुंडली बनेगी तो आपको पता है क्या होगा, एसेट लायबिलिटी दोनों ही बन रही है। तो पूरा अध्ययन करें, उसके बाद किसी को हम रिकमेंड करें कि कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए। और इस तरह से चर कारकास क्या क्या होते हैं, पाचकादि संबंध क्या होते हैं, अर्गड़ा क्या होता है, प्रश्न किस तरह से होता है, अष्टक वर्ग क्या होता है और कहाँ उसका प्रयोग होता है, पंचांग किस तरह से हम देखें, मंडन एस्ट्रोलॉजी, मैच मेकिंग, ये सारी बातें हमें आनी चाहिए और इसलिए हमें सीखनी चाहिए। ज्योतिष में कई सारे मिथ्स हैं, अलग अलग धारणाएं लोगों की होती है जो कि शायद सही नहीं है। अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर फिर से ये दो चार्ट लगे हुए हैं, दोनों राशि चार्ट हैं, राशि कुंडलियाँ हैं। पहली वाली जो है ये ब्राइड की कुंडली है और दूसरी वाली जो है ये ब्राइड ग्रूम की कुंडली है। ये एक कपल है जिनकी ये कुंडलियाँ हैं और हम सवाल प्रश्न यही पूछ रहे हैं कि इनकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। और कई बार लोग हमसे यही कहते हैं कि इनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रही होगी, क्योंकि यहाँ पर पहले वाले चार्ट में चतुर्थ भाव में मंगल देव है और इस तरह से ये कुंडली मांगलिक कुंडली बन जाती है। जबकि जो दूसरी कुंडली है यहाँ पर ये मांगलिक कुंडली नहीं है, मंगल देव छठे भाव में है, ये कुंडली मांगलिक नहीं बनती। और ऐसी एक धारणा है कि जहाँ एक कुंडली मांगलिक है तो दूसरी भी मांगलिक ही होनी चाहिए, अन्यथा विवाह टूट जाता है या स्पाउस की डेथ हो सकती है, इस तरह की बात होती है। और हमने कई लोगों को इस तरह से कहते हुए भी सुना है। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं, ये जो दो कुंडलियां हैं ये मेरे ही परिवार के सदस्य की कुंडली है। विवाह को करीबन 32 वर्ष हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कुंडली मांगलिक है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है, देखिए कुंडली मांगलिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सिर्फ मंगल देव की पोजीशन को देख करके यदि हम ये कहने लगे कि नहीं हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो जाएगी या ये विवाह टूट जाएगा, ये सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता। और कई सारी बातें होती है जिसे हमें मैच मेकिंग के वक्त देखनी होती है कि क्या ये विवाह टिकेगा या ये विवाह टूट जाएगा। तो ये एक मिथ है कि सिर्फ मंगल देव है इसलिए ये नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है, ये एक मिथ है। दूसरा एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं और ये जो पहली कुंडली है ये राशि कुंडली है, दूसरी नवांश कुंडली है। और यहाँ यदि आप ध्यान से देखें तो दोनों ही कुंडली में सैजिटेरियस एसेंडेंट है, धनु राशि उदय हो रही है। और जब राशि कुंडली में और नवांशा में एक ही साइन जब एसेंडेंट में होती है तो इसे वर्गोत्तम लग्न कहा जाता है।
और जब हम वर्गोत्तम लग्न कहते हैं तो इसका अर्थ यही होता है कि लग्न बहुत स्ट्रांग है, और जब लग्न स्ट्रांग होता है तो ये माना जाता है कि ऐसे जातक की हेल्थ बड़ी अच्छी होगी। अब यहां पर भी ये जो कुंडली है ये भी मेरे ही अपने एक परिवार के सदस्य की कुंडली है, जिनको हमने कुछ वर्ष पहले खो दिया, और एक बहुत बड़ी बीमारी की वजह से खो दिया, कम उम्र में खो दिया। तो जब ये घटना हुई थी तब तो मैंने ज्योतिष विद्या नहीं पढ़ी थी, तो मेरी समझ में कुछ आया नहीं, लेकिन जब मैंने पढ़ने की शुरुआत की, मैं अपना रिसर्च करने लगा था, तब मैंने देखा कि यदि ऐसा है तो इनके साथ ऐसा क्यों हुआ जब ये वर्गोत्तम लग्न है। उसके बाद पता चला कि नहीं, बहुत सारे उनके जीवन की घटनाएं जो हम कोशिश कर रहे थे कि मैच करें इनकी कुंडली के साथ, बिल्कुल मैच नहीं हो रही थी। हमने इनका जन्म का समय थोड़ा सा बदल दिया, और जब थोड़ा सा जन्म का समय बदला तो सारी घटनाएं बिल्कुल ठीक मैच होने लगी। और जब हमने समय बदला तो ये जो नवांश कुंडली में जो एसेंडेंट है ये स्कॉर्पियो एसेंडेंट बन गया, और आप देख सकते हैं कि हमने जन्म समय कितना बदला था, सिर्फ 70 सेकंड से। सिर्फ 70 सेकंड जन्म का समय बदलने से बहुत सारी बातें इनके जीवन की बदल गई। कहना यही चाह रहा हूं, बिना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के किसी भी कुंडली का एनालिसिस करना ठीक नहीं है। क्योंकि जब लोग हमारे पास आते हैं तो हमसे यही कहते हैं कि मेरा जन्म का समय 3:30 बजे का है या 5:30 बजे का है, हो सकता है 1-2 मिनट यहाँ आगे पीछे हो सकता है, और यहाँ यदि 70 सेकंड में बदल रहा है तो वहाँ भी हो सकता है 1 मिनट में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हो। हमने बहुत कम लोगों को देखा है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते हुए, जो समय दिया बस उसी समय के आधार पर प्रेडिक्शंस हो जाते हैं, जो कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा गलत होगा, लेकिन ये हो सकता है कि वो गलत हो, और इसलिए बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन बहुत आवश्यक है, इसको सीखना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। तो जो मिथ है, हम यही कह रहे हैं कि सबसे पहले तो सारी चीजें जो है ये सिर्फ राशि कुंडली से देख करके प्रेडिक्ट करना ये ठीक नहीं है। दूसरा, अलग अलग ब्रांचेस जो हमने पहले देखी थी, एक का प्रिंसिपल दूसरी जगह पर यूज करना ये भी ठीक नहीं है। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन पर ध्यान ना देना ये भी एक गलत बात है, और बहुत सारी बातों को लेकर के हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ये सही ना होना, जैसे मांगलिक दोष जो हमने एग्जाम्पल देखा। दूसरा, 7.5 को लेकर के कितनी गलत धारणाएं होती है। बिल्कुल लोग डरे हुए सहमे हुए होते हैं जब भी 7.5 की बात आती है, शुरू होने वाली है ये सोचकर व्यक्ति घबरा जाता है। जैसे शनिदेव, हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये ज्योतिष का जो डोमेन है, इसमें लोगों ने शनि देव को एक विलन बना दिया है, जो कि सिर्फ तकलीफ देने के लिए आते हैं। देखिए, शनि देव को तो काम सौंपा गया है बस कर्म के फल देने का, कर्म फल दाता है। तो हम शनि देव से क्यों घबराएं, शनि देव से क्यों डरें? हमारे ही कर्म यदि गलत है तो उसका फल तो हमें भुगतना है। लेकिन देखिए, एक बात और है, शनि देव ऐसा तो नहीं है कि आपके कर्म अच्छे तब भी आपको तकलीफ देंगे, तब भी आपको मुसीबत देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। शनिदेव एक ऐसे ग्रह है, यदि आप अच्छे काम कर रहे हो तो शनिदेव जितना देते हैं उतना और कोई नहीं दे सकता। तो ऐसी कई सारी गलत धारणाएं हमारे मन में होती है, और एक अच्छा ज्योतिषी होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम डराएं नहीं लोगों को, हमें समझाना है लोगों को कि हकीकत में क्या होता है। ठीक इसी तरह काल सर्प दोष, राजयोग के बारे में भी गलत धारणाएं होती है, धन योग के बारे में गलत धारणाएं होती है। तो ये सारे मिथ्स हमें मिटाने हैं, और ये जब हम सही में जिस तरह से महर्षि ने सिखाया उस तरह से पढ़ाई करेंगे तो हमारी समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये चारों के चारों ये एक मिथ बन जाते हैं। अब एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए, सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए क्या क्या हमारे अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए? तो सबसे पहले हमारे पास जो हमारे जितने टेक्स्ट हैं उसका नॉलेज हमारे पास में होना चाहिए, जो कि कॉम्प्लीमेंट करते हैं हमारी इस ज्योतिष विद्या को, जैसे वास्तुशास्त्र हुआ या आयुर्वेद हुआ या गणित शास्त्र हुआ, क्योंकि इससे हमें कुछ ना कुछ मदद मिल सकती है। तो हम ये नहीं कह रहे कि हम बाकी सारे जो हमारे शास्त्र हैं उसमें भी मास्टरी कर लें, कम से कम एक बेसिक नॉलेज हो तो हम कहीं ना कहीं उसका उपयोग कर सकते हैं समझने के लिए, और हमारे क्लाइंट को हम गाइड भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे एक्शन बिल्कुल लॉजिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच हमारा हो। हम सिर्फ
कहने के लिए कुछ बातें कह दें ऐसा ना हो, क्या लॉजिक हमने यूज़ किया है। जैसे कई बार ये कहा जाता है, जैसे हमने पहले भी कहा कि लॉजिक और इंट्यूशन ये दोनों ही साथ साथ चलने चाहिए। ज्योतिष एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। यदि हम प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर चलें तो ये एक साइंस बन जाता है जो कि हर जगह उतना ही पावरफुली काम करेगा। लेकिन सिर्फ आर्ट को लेकर के चलेंगे तो कभी काम करेगा, कभी नहीं करेगा। तो ये लॉजिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच हमारे लिए होना बहुत आवश्यक है। एक ज्योतिष में पेशेंस का होना भी उतना ही ज्यादा आवश्यक है। हम ये कहते हैं कि बिल्कुल कोई एक स्पॉन्टेनियस प्रेडिक्शन के पीछे हम ना जाएं। जब हमें कहीं से कोई एक क्लाइंट हमारे पास आता है, हमसे कुछ पूछ रहा है, तो हम ठीक से उसका एनालिसिस करें, पेशेंस रखें और एनालिसिस करके कुछ बातें हम हमारे क्लाइंट को बताएं। हम इसकी बिल्कुल जल्दी में ना रहें कि तुरंत प्रेडिक्शन कर दिया और तुरंत हमने बता दिया। इसके साथ साथ ऐसा भी ना हो कि हम हमेशा हमारे क्लाइंट को खुश करने के चक्कर में बैठे रहें कि नहीं नहीं आपका तो चार्ट बड़ा अच्छा है, आपका तो राजयोग है, आपका तो वो है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और खुश करने के बाद में अच्छी दक्षिणा ले लूँ। ये भी नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी ना हो कि हम हर छोटी छोटी बात को बड़ा बना करके हमारे जो क्लाइंट होते हैं उनको डराते रहें। ओहो आपकी कुंडली में तो काल सर्प दोष है, ओहो आपकी तो 7.5 चलने वाली है। मेरे साथ कितनी बार पहले ये हो चुका है जहाँ मुझे कहा जाता था कि आपका तो राहु का समय शुरू हो रहा है, आपका राहु जो है 12वें भाव से ट्रांजिट कर रहा है, आपको तो पूजा करा लेनी चाहिए अन्यथा बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बिलीव मी, कुछ नहीं हुआ, जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट ज्योतिष विद्या भी मैंने सीख ली और काफ़ी प्रगति भी मैंने कर ली इसी समय के दरमियान। तो ऐसा ना हो। एक ज्योतिषी के अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए। देखिए, हमारे पास जब लोग आते हैं तो अपनी तकलीफ़ें, अपनी मुसीबतें लेकर के आते हैं। हमारे पास कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता जो आकर के ये कहे कि देखिए मेरे जीवन में तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बिजनेस मेरा बहुत अच्छा तरक्की कर रहा है, दिन दुगनी रात चौगुनी, परिवार में सब सुखी हैं, पत्नी के साथ मेरे रिलेशन बड़े अच्छे हैं, मेरे संतान भी बड़ी अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, तो मैं इसलिए आपके पास आया हूँ जानने के लिए कि मेरी कुंडली में क्या है। ऐसा कहने वाले व्यक्ति हमारे पास नहीं आते। हमारे पास जो आते हैं वो तकलीफ लेकर के आते हैं, दुखी होकर के आते हैं, कहीं बिजनेस में नुकसान हो रहा है, बिजनेस चल नहीं रहा है, रिश्तों में दरारें पड़ गई है, ऐसी बातें लेकर के हमारे पास आते हैं। और जब ये हमारे पास आते हैं तो हमारे अंदर वो एक मैच्योरिटी होनी चाहिए कि हम उनको समझ पाएं और समझ करके सही उनको मार्गदर्शन दे पाएं। ये मैच्योरिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए। इसके साथ साथ राइटियसनेस एक ज्योतिष में होनी चाहिए, ट्रुथफुलनेस होनी चाहिए, सेल्फलेसनेस जो हमने पहले भी कहा, ये सारी बातें एक ज्योतिष में होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और एथिक्स सबसे इम्पोर्टेंट, कि हम एथिक्स के साथ चलें, यहाँ की बातें वहाँ ना करें। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं ये एक ज्योतिष में होना बहुत ही आवश्यक है। फिर से एक बार यही कहूँगा, यदि हम एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो ये एटीट्यूड, ये नॉलेज, ये स्किल, ये सारी बातें बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। लेकिन आज जब हम ज्योतिष विद्या सीखने की बात करते हैं तो व्हाट इज़ द स्टेटस, आज की तारीख में किस तरह से पढ़ाई लिखाई होती है। देखिए, कई सारे लोग यूट्यूब पर अपनी पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत सारा ज्ञान अवेलेबल है। और मैं ये नहीं कहता कि वो सब गलत है, बिल्कुल सही है, लेकिन हर एक का अपना अपना एक अलग कॉन्टेक्स्ट होता है। तो यदि हम सारा का सारा कॉन्टेक्स्ट नहीं जानते या यदि हम फंडामेंटल्स नहीं जानते तो भ्रमित होने के बहुत ज़्यादा चांसेस वहाँ पर हो जाते हैं। जब पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं तो कोई सपोर्ट नहीं मिलता हमारे स्किल्स को डेवलप करने के लिए, हमारे माइंडसेट को डेवलप करने के लिए। बहुत ज़्यादा फोकस होता है वो सिर्फ नॉलेज पर होता है, सिर्फ नॉलेज पर ये फोकस होता है, और स्किल डेवलपमेंट पर या माइंडसेट को डेवलप करने के लिए कोई फोकस नहीं होता। और जो हमने कहा एटीट्यूड स्किल बहुत आवश्यक होता है। कई सारे ब्लॉग्स होते हैं जहाँ पर पढ़ के लोग सीखते हैं और सीखने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर वही आधा अधूरा होता है, टुकड़ों टुकड़ों में होता है, फंडामेंटल्स नहीं सीख पाते, सिर्फ थियोरी पर ध्यान दिया जाता है।
प्रैक्टिकलिटी पर, किस तरह से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हर प्रिंसिपल का होता है। कह तो दिया जाता है कि अच्छा ये ग्रह यहाँ है तो इस तरह से ये अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है यानी क्या होगा किसी के जीवन में, देश काल पात्र को ध्यान में रखते हुए इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरा कि सपोर्ट नहीं मिल पाता कि किस तरह से हम ज्योतिष में अपना एक करियर बना लें। ज्ञान दे दिया जाता है, आप सीख भी लेते हो, लेकिन फिर परेशानी होती कि अब मैं करियर कैसे बनाऊं। ये एक दिक्कत वाली बात हो जाती है। और कई सारी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स भी हैं, लेकिन यदि आप देखेंगे ना तो बहुत ब्लर लाइन होती है कि क्या बेसिक है, क्या इंटरमीडिएट है, क्या एडवांस्ड है। तो ये सारी आज की तारीख में ये सारी बातें चल रही है और इसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन होता है कि मैं सीखूं तो कैसे सीखूं। और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने गुरुकुल ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक इस तरह का कोर्स डेवलप किया है जो कि इन सारी बातों को ध्यान में रखता हो। लेकिन उससे पहले एक क्विक इंट्रोडक्शन हमारा मैं आपको देना चाहूंगा यहाँ पर कि हम लोग हैं कौन, हम क्या करते हैं। तो हमारी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है लाइफ आर्किटेक्ट्स इंडिया। ये पेरेंट कंपनी है, यहाँ पर इसी के अंदर गुरुकुल ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी आती है। तो लाइफ आर्किटेक्ट्स इंडिया हमने 2012 में इसको एस्टैब्लिश किया था। मैं भी लाइफ आर्किटेक्ट्स इंडिया का एक को फाउंडर हूँ और मेरी और एक को फाउंडर है श्रेया पई जी। हम दोनों ने मिलकर 2012 में लाइफ आर्किटेक्ट्स इंडिया की शुरुआत की और उसके बाद सन 2015 में हमने एक लाइफ प्रिंट नाम का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था जो कि बायोमेट्रिक्स पर आधारित था। पिछले साल अक्टूबर 2022 में हमने हमारे यूट्यूब चैनल की शुरुआत की, कहानी हम सब की। और कहानी हम सब की में भी हम अलग अलग लोगों का इंटरव्यू लेते हैं और उनसे सीखने का प्रयत्न करते हैं। और उसका भी कारण यही था कि जैसे हम अलग अलग लोगों को इंटरव्यू करते हैं, ऐसे कई लोग हैं जो कि इंडियन आर्मी में थे, जो कि इंडियन नेवी में थे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक्सीडेंट की वजह से जीवन में बहुत तकलीफ हो गई। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि जन्म से ही अंध हैं। तो जब हम उनकी कुंडली देखते हैं तो हम ये पता कर पाते हैं कि अच्छा इनके जीवन में ये सारी बातें हुई है, तो क्या इनकी कुंडली ये सारी बातें दिखाती है। बस यही एक हमारा उद्देश्य था इस चैनल को लॉन्च करने का। और इससे बहुत हमें मदद भी मिल रही है और हमारे स्टूडेंट्स भी इससे बहुत कुछ सीखेंगे। और जून 2023 में हमने शुरुआत की गुरुकुल ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी की। बहुत सारा रिसर्च किया और उस रिसर्च के आधार पर, अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर हमने करिकुलम बनाया और फिर जून 2023 में हमने लॉन्च किया गुरुकुल ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी को। लाइफ आर्किटेक्ट्स इंडिया में हम लर्निंग एंड डेवलपमेंट फील्ड में काम करते हैं। बड़े कॉरपोरेट्स के साथ हम काम करते हैं टैलेंट मैनेजमेंट के स्पेस में। सो हम वन ऑन वन कोचिंग भी करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, टैलेंट असेसमेंट करते हैं, कोचिंग एंड मेंटोरिंग हम करते हैं, फैसिलिटेटेड वर्कशॉप्स करते हैं। अलग अलग कॉरपोरेट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके टैलेंट को डेवलप करने के लिए, एसेस करने के लिए और अल्टीमेटली मैनेज करने के लिए। ये जो कुछ क्लाइंट्स हैं यहाँ पर अभी आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, ये इन क्लाइंट्स के साथ हम काम कर चुके हैं। कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके साथ आज भी हम काम कर रहे हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो ये सारे के सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज से हैं। टेलीकॉम है, फार्मा है, रिटेल है, ऑटोमोबाइल है, मैन्युफैक्चरिंग है, पब्लिक सेक्टर है। इस तरह के अलग अलग इंडस्ट्रीज के जो क्लाइंट हैं जिनके साथ हम पहले काम कर चुके हैं। और कुछ क्लाइंट्स जैसे मैंने कहा आज भी हम यहाँ इनके साथ काम कर रहे हैं। तो एक प्रश्न ये कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि हाँ ठीक है, मैं सीखना तो चाहता हूँ या सीखना चाहती हूँ, लेकिन गुरुकुल ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही क्यों? ऐसी क्या खास बात है गुरुकुल ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कि मैं यहाँ ज्वाइन करूँ और यहाँ से सीखूँ? तो सबसे पहली बात, हम एक मिशन पर हैं एज गुरुकुल ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और हमारा मिशन है ज्योतिष मार्गदर्शक डेवलप करना। देखिए, हम मार्गदर्शक डेवलप करना चाह रहे हैं, तो ये मार्गदर्शक जो है ना, ये ऐसे ज्योतिषी होंगे जो कि इन सारी क्वालिटीज के साथ लोगों को गाइड करेंगे, लोगों को मार्गदर्शन देंगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ये मार्गदर्शक ऐसे होंगे जो कि हमारे महर्षि ने जो हमें सिखाया, जो महर्षि की परंपरा है, उसको अपहोल्ड करेंगे और सही इंटेंशन के साथ लोगों को मदद करेंगे, लोगों के जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। तो हम ऐसे ज्योतिष मार्गदर्शक डेवलप करने का ही हमारा ये मिशन है और ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पर।
दूसरी बात कि हम किस तरह से सिखाते हैं, हमारी लर्निंग मेथोडोलॉजी क्या है, तो यहाँ पर हम फोकस करते हैं नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल तीनों बात पर। सिर्फ नॉलेज पर फोकस नहीं करते, हम एटीट्यूड के ऊपर भी फोकस करते हैं, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी हम फोकस करते हैं। हम यहाँ हाइब्रिड लर्निंग मेथोडोलॉजी लेकर के आए हैं, जैसे वीडियो लेसन्स। सो हमारा अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पर वीडियो लेसन्स अपलोड होते हैं और आप आपकी सुविधा के हिसाब से, आपके समय के हिसाब से आप उन वीडियो लेसन्स को देख सकते हैं और वहाँ से सीख सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम वीडियो लेसन्स देखते हैं तो कुछ प्रश्न हमारे मन में आते हैं और उसका जवाब हमें नहीं मिल पाता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने हाइब्रिड सिस्टम बनाई है कि आप वीडियो लेसन्स भी देखिए और सप्ताह में एक दिन, हर शनिवार को हम लाइव सेशन करते हैं जहां हमारे सारे विद्यार्थी उस लाइव सेशन में होते हैं। मैं खुद होता हूं, श्रेया जी वहां पर होती है और हम चर्चा करते हैं कई सारी बातों पर, और जो भी हमारे विद्यार्थी हैं उनके जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का जवाब हम वहां पर उस लाइव सेशन में देते हैं। तो ये एक आपका ऑनलाइन भी हो जाता है, जब आपको समय है आप देख लो, और फिर सप्ताह में एक दिन हम लाइव बात करें, आपके प्रश्नों के जवाब भी आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह से एक रोबस्ट लर्निंग फ्रेमवर्क हमारा बन जाता है। फैकल्टी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि श्रेया जी और मैं, हम दोनों लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, और यदि हम दोनों का एक्सपीरियंस मिलाया जाए तो करीबन ये 30 वर्ष से ज़्यादा का हमारा लर्निंग एंड डेवलपमेंट फील्ड का हमारा एक्सपीरियंस है। हम दोनों ही सर्टिफाइड, ट्रेंड एंड सर्टिफाइड एग्जीक्यूटिव कोचेस हैं। बहुत सारा हमने साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स भी किया हुआ है। जैसे मैंने कहा कि मैंने मास्टर्स किया हुआ है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, इसी तरह से श्रेया जी भी एक्सपर्ट हैं बिहेवियरल साइंस में। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर हमने बनाया हुआ है सारे करिकुलम में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और बिहेवियरल साइंस को लेकर के, क्योंकि जब हम किसी जातक की बात करते हैं तो साइकोलॉजी और बिहेवियरल साइंस को समझना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। तो इस तरह का ये कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर बनाया हुआ है और हम दोनों ही हमारे विद्यार्थियों को सिखाते हैं। कंटेंट जो हमारा बना है उसमें भी हमने बृहत्पारशर होराशास्त्र के जो प्रिंसिपल्स हैं, जैमिनी सूत्रम है, इनका हमने वहाँ पर इनको इंक्लूड किया है, प्लस न्यू एज बिहेवियरल साइंस को हमने इसमें ऐड किया है, साइकोलॉजी को हमने इसमें ऐड किया है। कई सारी केस स्टडीज हम हमारे विद्यार्थियों को देते हैं, रोल प्लेस करवाते हैं, प्रेजेंटेशंस करवाते हैं, अलग अलग चार्ट्स को लेकर के इंटरप्रिटेशंस करवाते हैं। तो इस तरह का पूरा ये कंटेंट हमारा डिज़ाइन हुआ है, जिसकी वजह से जो ये ज्ञान है ये आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। इसके साथ साथ कम्युनिटी सर्विसेज में भी हम हमारे जो विद्यार्थी हैं हम उनको सपोर्ट करते हैं उनकी एक कंसल्टिंग प्रैक्टिस को बिल्ड करने के लिए। यदि वो कंसल्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हमारे पास कई सारे हमारे क्लाइंट आते हैं, तो हम उन्हीं से वो कंसल्टिंग कराएं और उनकी एक कंसल्टिंग प्रैक्टिस बिल्ड करवाएं। तो इस तरह का सपोर्ट हम करते हैं। यदि वो सिखाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो गुरुकुल ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ही टीचिंग भी कर सकते हैं। तो यदि आपकी इच्छा ये है कि मैं आगे चलकर सिखाऊं, तो गुरुकुल ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ही आप विद्यार्थियों को सिखा भी सकते हो और इस तरह से आपका करियर गुरुकुल में ही आप बना भी सकते हो। तो इस तरह से ये सारी बातें हम यहाँ पर गुरुकुल ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमने इंक्लूड की है हमारे करिकुलम में, ताकि आपका ज्ञान जो है ये बहुत मजबूत हो और आप एक करियर भी यहाँ पर बना सको। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने जो एक लर्निंग फ्रेमवर्क बनाया है उसमें 4 बातों को हमने ध्यान में रखा है। सबसे पहला एजुकेशन, दूसरा एक्सपीरियंस, तीसरा एक्सपोजर और चौथा अर्निंग। इन चारों बातों का हमने ध्यान रखा है कि आप सीखो भी, आपको एक्सपीरियंस भी मिले, एक्सपोजर भी मिले और आखिर में आप अर्निंग भी कर सको। हमारे इस 6A लर्निंग फ्रेमवर्क में सबसे पहला जो आता है वो है अध्ययन। और अध्ययन का अर्थ यही है कि आप ज्योतिष विद्या के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, इसको आप सीखें थ्रू वीडियो लेसन्स, थ्रू क्लैरिटी सेशंस। तो यहाँ से आप इन बेसिक प्रिंसिपल्स को सीखें। उसके बाद आता है अभ्यास, दूसरा A। अब अभ्यास में आप प्रैक्टिस कीजिए, जो सीखा है उसको प्रैक्टिस कीजिए। अलग अलग चार्ट्स को किस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है उसकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरह से आपका ये अभ्यास होता है। अभ्यास के बाद तीसरा A जो है वो है अन्वेषणा, यानी रिसर्च।
हमारे जो विद्यार्थी हैं ये एक बार थोड़ा सा उनका जो बेस है ये मजबूत बन जाता है, उसके बाद रिसर्च एक्टिविटी होती है जहां पर अलग अलग चार्ट्स को लेकर के हम रिसर्च करते हैं। जैसे हमने कहा प्रिंसिपल, तो कितने चार्ट्स पर ये अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस तरह का जो है रिसर्च वर्क हम करते हैं ताकि हमारा जो बेस है वो मजबूत हो जाए। उसके बाद जो चौथा ए आता है वो है आदेश यानी कंसल्टिंग। हमारे पास हमारे क्लाइंट्स तो आते ही हैं, तो हमारे ही सुपरविजन में हमारे विद्यार्थी फिर उनको कंसल्ट भी करें या आपस में एक दूसरे को भी कंसल्ट करें, ताकि किस तरह से कंसल्टिंग की जाती है इसकी भी एक प्रैक्टिस उनको मिल जाती है। उसके बाद आता है अध्यापन यानी टीचिंग। तो जैसे क्लैरिटी सेशन होता है, तो क्लैरिटी सेशन में कुछ बातें वो सिखा सकते हैं, या नए विद्यार्थी जो आते हैं हमारे ही सुपरविजन में वो सिखाते भी हैं, क्योंकि जब सिखाते हैं तो हमारा अपना ज्ञान मजबूत हो जाता है। और सबसे आखिर में जो आता है ए, वो है अर्घ निर्धारण यानी असेसमेंट। तो सारा कुछ हो जाने के बाद आपका असेसमेंट होता है और असेसमेंट के आधार पर फिर आपको सर्टिफाई भी किया जाता है। तो इस तरह से हमने जो 4 E's की बात की थी, तो सबसे पहले जब हम अध्ययन की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है एजुकेशन, जो कि आप वीडियो लेसन्स के थ्रू लेते हैं। जब हम अभ्यास की बात करते हैं तो यहाँ पर एक्सपीरियंस आ जाता है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हैं, आप चार्ट रीड करने की प्रैक्टिस करते हैं, तो यहाँ पर आ गया आपका एक्सपीरियंस। उसके बाद जब हम अन्वेषणा की बात करते हैं तो ये भी एक्सपीरियंस का ही एक हिस्सा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप रिसर्च करते हैं, अलग अलग लोगों के चार्ट को पढ़ करके समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जब आदेश की बात आती है तो ये हो जाता है आपका एक्सपोजर, क्योंकि अब आप कंसल्टिंग कर रहे हो तो आपको एक एक्सपोजर मिल जाता है कि किस तरह से कंसल्टिंग होती है, क्योंकि ये हमारे ही गाइडेंस में होगा। जब हम अध्यापन की बात करते हैं तो ये भी आपको एक एक्सपोजर दे देता है कि किस तरह से सिखाया जाता है, क्योंकि हम भी वहां रहेंगे साथ में। और जब आप हमारे गाइडेंस में जब आप सिखाते हैं किसी और को, तो आपको एक एक्सपोजर मिल जाता है कि टीचिंग किस तरह से हो जाती है। और फाइनली जो आखिरी हमारा जो अर्घ निर्धारण है, यहाँ पर असेसमेंट एंड आपका सर्टिफिकेशन हो जाता है, और फिर यू आर रेडी टू अर्न। एक बार आपका सर्टिफिकेशन हो गया, उसके बाद जब आप कंसल्टिंग करते हैं तो आप उससे पैसे कमा सकते हैं। जब आप टीचिंग करते हैं तो उससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। तो आपकी अर्निंग गुरुकुल ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ही स्टार्ट हो जाती है। हाँ, आपका अपना आप अलग से आपको कंसल्टिंग करना है तो ये तो डेफिनेटली ये आपकी अपनी चॉइस होगी, बट गुरुकुल ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपको सपोर्ट यहाँ पर अवश्य करेगा। तो इस तरह से ये सारा करिकुलम हमारा है और ये फ्रेमवर्क है। तो किस तरह की लर्निंग जर्नी होगी गुरुकुल ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, तो हमारे 4 अलग अलग लेवल्स यहाँ पर है। सो सबसे पहला ज्योतिष अंकुरम है, दूसरा लेवल जो है वो है ज्योतिष उदयमान, तीसरा लेवल है ज्योतिष प्रवीण, और चौथा लेवल जो है वो है ज्योतिष श्री। तो ये पहला, उसके बाद थोड़ा सा और एडवांस, फिर और एडवांस, और इस तरह से आखिर में बिल्कुल स्पेशलाइजेशन जिसे हम कह सकते हैं वो ज्योतिष श्री में आप कर सकते हैं। जैसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हुआ, रिलेशनशिप हुआ, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हुई, तो इस तरह की कई सारी जो स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हो ज्योतिष श्री में। सो बिल्कुल एडवांस्ड लेवल तक यहाँ पर गुरुकुल ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सीख सकते हैं, और इसी तरह से आपकी जर्नी चलेगी। पहले लेवल से लेकर चौथे लेवल तक हर लेवल में 5 या 6 अध्याय होंगे, और आप एक एक अध्याय सीखते सीखते आगे बढ़ते जाओगे और फाइनली ज्योतिषी आप बन सकते हो। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है ज्योतिष अंकुरम, जो कि पहला लेवल है, और यहाँ पर सबसे पहला अध्याय है जो कि ज्योतिष प्रवेशिका है। वहां से आरंभ होता है हमारा ज्योतिष प्रवेशिका, जो कि फंडामेंटल है उन बातों के लिए जो कि ज्योतिष के लिए बहुत आवश्यक है जानना। वो सारी बातें ज्योतिष प्रवेशिका में आ जाती है, और फिर यहाँ पर अध्याय 2, 3, 4, 5 और फाइनली वहां पर आपका ज्योतिष अंकुरम कंप्लीट हो जाता है। तो ज्योतिष प्रवेशिका और बाकी का अध्याय में क्या क्या कंटेंट कवर हो जाता है, तो जैसे मैंने कहा पहला जो अध्याय है ज्योतिष प्रवेशिका, इसमें सारे जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक्स है, वो सारी बातें आ जाती है। अध्याय 2 में सारे ग्रहों का अध्ययन आ जाता है कि कौन कौन से हमारे ग्रह हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या नेचर है, ये सारी बातें। अध्याय 3 में सारे भावों को लेकर के कि किस तरह से भावों के फल मिलते हैं, प्रथम भाव का फल, द्वितीय भाव का फल किस तरह से मिलता है, ये सारी बातें
अध्याय 3 में। अध्याय 4 जो है वहां पर अलग अलग राशियों को लेकर के किस तरह से पर्सनालिटीज बनती है, उसकी बात अध्याय 4 में। और अध्याय 5 में जो है कंजंक्शंस, योगा, दृष्टि, ग्रह दृष्टि, ये सारी बातों को लेकर के अध्याय 5 में चर्चा होती है। तो इस तरह से ये पूरा जो है ज्योतिष अंकुरम है, पहला लेवल है, और ये सारा करिकुलम होगा ये ज्योतिष अंकुरम का। किस तरह से ये पढ़ाई होगी, तो सबसे पहले तो हर सप्ताह करीबन 3 से 4 घंटे की पढ़ाई हम कहते हैं कि आप कीजिए। जो वीडियो लेसन्स हमारे हैं, 3 से 4 घंटे की पढ़ाई आप हर एक सप्ताह कीजिए। सप्ताह के अंत में, जैसे हमने कहा, हर शनिवार को क्लैरिटी सेशन होता है, 2 घंटे का क्लैरिटी सेशन होता है जो कि लाइव होता है, जहां आपके प्रश्न का जवाब हम देंगे। तो ये सप्ताह में एक बार होता है। और हमारे जितने भी लेसन्स हैं, इसमें हर वीडियो लेसन के बाद एक CYP यानी चेक योर प्रोग्रेस होता है, हर लेसन के बाद होता है। और यही हमें पता चल जाता है कि हाँ, हमने जो सीखा हमें याद रहा या नहीं याद रहा, हमें समझ में आया या नहीं समझ में आया। और इसीलिए जो पासिंग मार्क्स है वो है 80%। तो 80% तो आपको इस चेक योर प्रोग्रेस में आने ही चाहिए। अब कई बार हमारे विद्यार्थी हमसे कहते थे कि 80% बहुत ज्यादा है, तो हम यही कहते हैं कि प्रेडिक्शन कैसे करना चाहते हो, 100% करना चाहते हो या 20%? बिल्कुल 100% करना चाहते हैं तो कम से कम 80% तो मार्क्स हमारे आने चाहिए। लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल आप 2 बार पढ़ लेंगे, 3 बार पढ़ लेंगे तो आप 80% बहुत आसानी से ला सकते हैं। और उसके बाद क्यूमुलेटिव आपका वहाँ पर इवैल्यूएशन होता है। और हर जो हमारा अध्याय है, इसके बाद एक क्यूमुलेटिव इवैल्यूएशन होगा और फिर आप आगे के अध्याय में आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा हमारा लर्निंग प्रोसेस है। और हमारा ये दावा है कि यदि इस लर्निंग प्रोसेस के साथ पढ़ाई की जाए तो ये बहुत अच्छा ज्योतिषी आपको बना देगी। और एक बार जब आप ज्योतिष अंकुरम कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा जो कि NBVTE से है। हमारा जो करिकुलम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NBVTE रिकॉग्नाइज्ड है, नेशनल बोर्ड फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एजुकेशन। तो जैसे ही आपका ज्योतिष अंकुरम कंप्लीट हो जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। गुरुकुल ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सर्टिफिकेट आपको हर अध्याय के बाद मिलेगा। लेवल 1 कंप्लीट करने के बाद ये सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। अब आगे की जानकारी के लिए, चाहे आपको प्रोस्पेक्टस चाहिए हो, फी डिटेल्स चाहिए हो, एडमिशन प्रोसेस किस तरह से हो, इन सारी बातों के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और हमें संपर्क करने के लिए कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, तो ये सारी बातें हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर आप पढ़िए, सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर अवेलेबल है। आप हमारा संपर्क कीजिए और फिर हम आपके साथ लाइव जुड़ सकते हैं। यदि आपके कोई भी प्रश्न है, सारे हमारी जो प्रोसेस है, करिकुलम है, इन सारी बातों को लेकर के यदि कोई प्रश्न है तो आप हमसे लाइव सेशन में प्रश्न पूछ सकते हैं और उसके बाद एडमिशन गुरुकुल ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप चाहें तो उस नंबर के द्वारा व्हाट्सएप पर हमें मैसेज भेज सकते हैं और हमारे साथ आप संपर्क बना सकते हैं। सो वी लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू in our live session and look forward to welcoming you at Gurukul of Vedic Astrology. Namaste.